यस, सो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स येस्टरडे। क्या क्या देखा हमने सैलरी के बारे में, दुनिया भर का चीज़ें देखा कि सबसे पहले सीखा हमने कि सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट दी रिसीट, प्लेस ऑफ रिसीट, प्लेस ऑफ अक्रूवल और डीम्ड प्लेस ऑफ रिसीट और डीम्ड प्लेस ऑफ अक्रूवल। एंड सेक्शन 5 ने जिसको बोल दिया येस, उसका सेक्शन 5 का जिम्मेदारी छूट जाता है। सेक्शन 5 बोलता है मैंने जिसको येस बोला उसको पकड़ो, जिसको ना बोला उसको छोड़ दो। फिर जिसको येस बोला है उसको सेक्शन 10 फिर से बोल सकते हैं कि अरे सेक्शन 5 ने तुझे येस बोला है, मतलब हम तुझे देख सकते हैं लेकिन देखने के बाद छोड़ देंगे। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो ऐसा सोच के देखो कि सेक्शन 5 कौन है? सेक्शन 5 मतलब सिग्नल पे रखा हुआ सीसीटीवी कैमरा है। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? वो सीसीटीवी कैमरा बोलता है कि अगर कोई साइकिल पर से जाता रहेगा तो मैं नहीं देखूंगा। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? सीसीटीवी कैमरा बोलता है अगर कोई साइकिल से जाता है उसको पकड़ने वाला नहीं, उसको क्योंकि नंबर प्लेट ही नहीं, उसको कैच क्या करेगा वो? क्लियर? लेकिन जिसको कार है, टू व्हीलर है, नंबर प्लेट रहने वाला है तो उसको पकड़ने वाला है। क्लियर? में क्या बोलो, सिग्नल तोड़ा, क्या क्या हुआ करके चेक करेगा। सेकंड पार्ट, फिर सेक्शन 5 ने पकड़ लिया, सीसीटीवी कैमरा ने पकड़ लिया, फिर ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे है। ट्रैफिक पुलिस मतलब सेक्शन 5 ऐसा सोच के देखो, उसने देख लिया साइकिल वाला जा रहा है, बोलते चल जाने दे बाबा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम उसको नहीं पकड़ेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं देंगे। बाइक वाला उसको बोलेंगे रोकेंगे। बाइक वाले ने सिग्नल तोड़ा ट्रैफिक वाले के सामने, तो ट्रैफिक वाला क्या कर सकता है? एक तो बोलेगा चल छोटा बच्चा छोड़ दिया, चल जाने दे, नेक्स्ट टाइम याद रखने का, नेक्स्ट टाइम नहीं। सेक्शन 10 ऐसा बात करता है कि मैंने देखा है तुझे लेकिन मैं तुझे छोड़ने वाला हूँ। आई कैन सी यू, यू आर एन इनकम एंड यू आर टैक्सेबल इन इंडिया, सो इनकम टैक्स एक्ट कैन चेक यू, बट आफ्टर चेकिंग वी हैव डिसाइडेड ओके वी आर रेडी टू गिव यू एग्जेम्पशन। सेक्शन 10 को भी क्रॉस करके आगे चलेगा, मतलब ट्रैफिक पुलिस ने अभी छोड़ा नहीं है, ट्रैफिक पुलिस ने रोक के रखा हुआ है। सेक्शन 5 ने पकड़ लिया था, मतलब ट्रैफिक पुलिस ने देख लिया था, लेकिन सेक्शन 10 ने छोड़ा नहीं था, मतलब ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ के खड़ा किया हुआ है। अब खड़ा करने के क्या करेगा? पीयूसी दिखाओ। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? पीयूसी ठीक है, अच्छा चलो लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस ठीक है, चलो गाड़ी का इंश्योरेंस दिखाओ, एक एक अलग अलग चीज़ें चेक कर दिया जाएगा और उसके हिसाब से डिसाइड करेगा कि आपको कितना फाइन लगाने का, कितना फाइन नहीं लगाने का, हेलमेट डाला है नहीं डाला है, लाइसेंस है लाइसेंस नहीं है, पीयूसी है पीयूसी नहीं है, इंश्योरेंस का कागज है कागज नहीं है, सब चीज़ों को अलग अलग चेक करेगा, उसके हिसाब से डिसाइड करेगा कितना फाइन लगेगा। वैसे ही सेक्शन 14 का काम है। सेक्शन 14 क्या बोलता है? हम लोग अभी चेक करेंगे आप सैलरी हो, क्या हाउस प्रॉपर्टी हो, क्या पीजीपीपी हो, क्या अदर सोर्सेज हो, क्या कैपिटल गेन। तो सेक्शन 14 बोलता है कि इसके लिए मैं आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम बोल रहा हूँ, मतलब सब मिला के क्या क्या चेक करने का है? लाइसेंस चेक करने का है, पीयूसी चेक करने का है, इंश्योरेंस चेक करने का, हेलमेट डाला कि नहीं डाला चेक करने का। ट्रैफिक पुलिस से 4 चीज़ों को चेक करता है, मैक्सिमम सिग्नल थोड़ा नहीं थोड़ा चेक करने का, 5 चीज़ें। वैसा सेक्शन 14 बोलेगा 5 चीज़ों को चेक करो। मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, फिर लाइसेंस पे क्या चेक करने का? फोटो चेक करने का उसका है कि नहीं, एक्सपायरी डेट चेक करने का बराबर है कि नहीं। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? लाइसेंस का नंबर वंबर अगर देखने का रहेगा तो देख सकते हो, बस बाकी कुछ नहीं। दोज आर द थिंग व्हिच आर टू बी सीन। वैसे ही अभी हम बोलेंगे सेक्शन 14 ने बोल दिया था कि भैया जाओ इसको एक तो सैलरी, नहीं तो हाउस प्रॉपर्टी, नहीं तो पीजीबीपी, नहीं तो कैपिटल गेन, नहीं तो अदर सोर्सेस करके ट्रीट करना है। तो बोलूँगा अभी सैलरी कब ट्रीट करना है बताओ। मैं बोलूँगा फिर मेरे पास नहीं आने का। अभी सेक्शन 14 बोलता है मेरा काम हो गया, मैंने बोल दिया कि आगे 5 जगह पे जा सकता है, मेरा काम हो गया, अभी तुम देखो क्या चेक करने का क्या नहीं चेक करने का। तो फिर सैलरी है कि नहीं चेक करने के लिए सेक्शन 15 के बाद जाना पड़ेगा। सेक्शन 15 ने बोल दिया कि बाबा मैं चार्जिंग सेक्शन हूँ, सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स आइदर ऑन रिसीट बेसिस और ऑन ड्यू बेसिस, विच एवर इज अर्लियर, एंड इफ चार्ज टू टैक्स ऑन ड्यू बेसिस देन नॉट टैक्सेबल अगेन ऑन रिसीट बेसिस, इफ चार्ज टू टैक्स ऑन रिसीट बेसिस नॉट चार्जेबल टू टैक्स अगेन ऑन ड्यू बेसिस। ये सेक्शन 15 ने बोल दिया। बोला अच्छा ठीक है, कैसे चार्ज करेगा वो बता दिया, लेकिन किसको पकड़ू वो तो बताया ही नहीं अभी तक। वो बोलता है उसके लिए आप सेक्शन 17 के पास जाओ। सेक्शन 17 के 3 लोग हैं, सेक्शन 17(1), 17(2), 17(3). 17(1) जो है वो सैलरी के डेफिनेशन बोलता है, 17(2) जो है वो परक्विजिट के डेफिनेशन बोलता है, और 17(3) जो है वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के डेफिनेशन बोलता है। हम बोलेंगे हमको पहले सैलरी के डेफिनेशन चाहिए तो हम 17(1) की तरफ जाएंगे। 17(1) ने सैलरी का लंबा चौड़ा डेफिनेशन दे दिया। सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, फीस, कमीशन, ग्रेचुइटी, पेंशन, दुनिया भर की चीज़ें, एन्युइटी, पेंशन वेंशन, सब अलग अलग चीज़ें बोल दिया। फिर उसका हमने समरी निकाला था। समरी क्या था उसका? एनीथिंग पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, वेदर इन कैश और इन काइंड, वेदर इन लमसम और इन पीसमील, वेदर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट, एवरीथिंग इज सैलरी। फिर हमने बोला अच्छा एम्प्लॉयर क्या दे सकता है? उसमें एम्प्लॉयर नंबर 1 रेगुलर पेमेंट दे सकता है, जैसे कि सैलरी या फिर अलाउंसेस, ये रेगुलर पेमेंट्स है। कुछ कुछ चीज़ ऐसी रहती है जैसे कि बोनस, नहीं तो अरियर्स ऑफ सैलरी, जिसके बारे में हमने क्या बोल के रखा था कि उनको टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस कंसिडर करना है, ड्यू बेसिस पे कंसिडर नहीं करना है। अरियर्स और आउटस्टैंडिंग का डिफरेंस हमने ढूंढ के निकाला था, और आउटस्टैंडिंग को बोला था इट शुड बी टैक्स ऑन ड्यू बेसिस, अरियर्स को बोला था आइदर रिसीट सॉरी ओनली ऑन रिसीट बेसिस, वेयर एज बोनस को बोला था ऑलवेज ऑन रिसीट बेसिस। फिर वो सरेंडर ऑफ सैलरी एट द पॉइंट ऑफ सोर्स इटसेल्फ एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ सैलरी मतलब क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ढूंढ के निकाला था।
वो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से रहेगा तो छोड़ देने का, वरना नहीं छोड़ने का, वगैरह वगैरह, वो भी सब चीज़ें देख के हो गया था। एंड देन वी अंडरस्टूड द बिग फॉर्मेट, जो शायद आपने लिख के हो गया रहेगा, नहीं हो गया रहेगा मुझे पता नहीं, बट जितना जल्दी हो सके उतना कंप्लीट करो, क्योंकि मेरा स्पीड भी बढ़ते जाएगा आगे। और जब तक बाकी के प्रोफेसर नहीं है तब तक ऑटोमेटिकली मैं 4-4 लेक्चर ले सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा स्पीड और भी बढ़ते जाएगा। सो इन दैट केस व्हाट इज बीइंग हैपनिंग हियर कि बाबा आपका भी ये रेगुलर पेमेंट पहले ले लो, येलो कलर का पॉइंट हमने कंसिडर किया था, उसके अंदर कौन लिया था हमने, सैलरी ले लिया था और डियरनेस अलाउंस ले लिया था और बोनस ले लिया था। उसको बोला कि डायरेक्टली आउटर कॉलम ले लो, उसमें कुछ एग्जाम्शन नहीं है। फिर अलाउंसेस आगे थे, ब्लू कलर का फॉर्मेट था अपना, और ब्लू कलर के फॉर्मेट में हमने क्या बोला कि अलाउंसेस जब देखने के है तो उसका अलग अलग कैटेगरीज बन सकता है। मैंने आपको अलाउंसेस दो तरीके से बोले, एक अलाउंसेस वो कि जो न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम के हिसाब से क्लासीफाई किया हुआ है, और एक अलाउंसेस वो कि जो हमने फॉर प्योरली पर्सनल पर्पस, फॉर प्योरली ऑफिशियल पर्पस ओनली फॉर सम एम्प्लॉइज एंड ऑफिशियल पर्पस फॉर ऑल एम्प्लॉइज। और उसके बाद में स्पेशल टाइप ऑफ अलाउंसेस जहां पे आइदर बेस्ड ऑन अमाउंट स्पेंड और अमाउंट रिसीव्ड विच एवर इज लेस, नहीं तो अमाउंट रिसीव्ड और स्पेसिफाइड अमाउंट विच एवर इज लेस। वो स्पेसिफाइड अमाउंट वाले का एक टेबल बनाया था और बोल दिया था कि वो आपको एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने का है, ऐसा करके अपना बात करके हो गया था। फिर हमने देखा था कि उसमें से कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये 4 लोग ऐसे हैं कि जो तुम्हारे डिफॉल्ट स्कीम में जाओगे तो फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन ऑप्शनल स्कीम में जाओगे तो ये पर्सनल पर्पस के लिए होने के बावजूद इसमें थोड़ा सा एग्जाम्प्ट होने का चांसेस है। जनरली पर्सनल पर्पस के लिए जो दिया रहता है वो सारा का सारा टैक्सेबल रहता है। एग्जाम्पल डियरनेस अलाउंस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस और क्या तुम्हारा और कोई भी अलाउंस दिया रहेगा जो पर्सनल पर्पस के लिए, घर के काम के लिए, उसको हम फुल्ली टैक्सेबल करते हैं। लेकिन एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस एंड चौथा कौन सा बोला मैंने, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये चारों को हम लोग ऑप्शनल स्कीम में थोड़ा एग्जाम्पशन देते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का एग्जाम्पशन कितना था, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल को 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। और उसके बाद में कौन आया था अपना ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3200 पर मंथ, लेकिन उसमें जरूरी क्या है, द एम्प्लॉय शुड बी आइदर ब्लाइंड, डेफ, डम और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, तो ही मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। 3200 नहीं मिलता है, अप टू 3200 मिलता है, वो भी कल डिस्कस करके हो गया था। फिर एचआरए के बारे में लंबा चौड़ा डिस्कशन हो गया था कि एचआरए का मतलब क्या है। हमने बोला था एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। डिफॉल्ट स्कीम में वो फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन ऑप्शनल स्कीम में 1039 नाम का एक सेक्शन आता है जो बोलते हैं चल छोटा बच्चा है छोड़ देंगे, लेकिन कब छोड़ेंगे, कंडीशन डाला है। नंबर 1, इफ द एसएससी स्टेज इन हिज ओन हाउस, और इफ द एसएससी स्टेज इन हाउस फॉर विच देयर इज नो रेंट, और इफ द एसएससी स्टेज इन हाउस फॉर विच द रेंट पेएबल इज लेस देन 10% ऑफ सैलरी, तो हम बोलते हैं सॉरी भैया आपको एचआरए मिलना नहीं चाहिए था, क्योंकि इतना तो खर्चा सब लोग करते हैं, और ऐसा खर्चा कोई करता रहेगा तो उसको कोई मदद करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपका एम्प्लॉयर आपको मदद कर रहा है, इसका मतलब आपको खाली फुकट जो पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है आप अपनी जिंदगी का मजा लूटने के लिए यूज करने वाले हो, तो हम लोग इसको एग्जाम नहीं करेंगे। आपका एम्प्लॉयर हमको शेंडी लगाने का कोशिश कर रहा है, जो चीज देने की जरूरत नहीं थी वो चीज दे रहा है, सिर्फ वो सैलरी करके देंगे तो इनकम टैक्स पकड़ लेगा, इसके लिए नाम चेंज करके एचआरए करके दे रहा है। हम उसको छोड़ने वाले नहीं। हमारा बेसिक कहना क्या है कि जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए एम्प्लॉयर के पास से जो पैसा मिल जाता है, जिसको यूज करके तुम टीवी देख सकते हो, नेटफ्लिक्स देख सकते हो, पिक्चर देख सकते हो, होटल को जा सकते हो, कपड़े परचेज कर सकते हो, सेविंग कर सकते हो, रिटायरमेंट के लिए प्लान कर सकते हो, घूमने के लिए जा सकते हो, घर में पेंटिंग कर सकते हो, नया नया फर्नीचर ले सकते हो, मतलब तुम्हारा जिंदगी जैसा चाहिए वैसा गुजर बसर कर सकते हो। वो चीज़ के लिए एम्प्लॉयर ने पैसा दिया तो वो तुम्हारा सैलरी है, तुम्हारा इनकम है, उसको टैक्सेबल करना है, उसको छोड़ने का नहीं है। फिर एम्प्लॉयर क्या करता है, बहुत होशियारी करता है और बोलते कि नहीं मैं उसको सैलरी कम दे रहा हूँ, उसको एचआरए दे रहा हूँ। हम बोलते हैं शायद ठीक है चलो भैया, फिर एचआरए क्यों दिया वो चेक करना पड़ेगा। सर वो जो एम्प्लॉई है मेरा, उसको मैं ऐसी जगह पे रहने को कंपलसरी कर रहा हूँ क्योंकि जॉब ही ऐसा है कि एम्प्लॉय विल हैव टू बी अवेलेबल देयर। फॉर एग्जांपल अपने जो साफ करने वाले मामा है, ही सपोज टू बी अवेलेबल हियर एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ, हाउस कीपिंग के जो मामा है जो रूम साफ करने का आते हैं सुबह 6 बजे आके, अभी अगर वो किधर धायरी में रहते रहेंगे तो 6 बजे यहाँ पे आने का रहेगा तो देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। वो लोडावाड़ा में रहते रहेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर हिम टू कम हियर एंड एट 6 o'clock एंड डू द थिंग्स प्रॉपर्ली। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो चलो कौशल सर ने उनको बोल दिया इसी बिल्डिंग के नीचे आपको मैं एक रूम दे देता हूँ। बोलेंगे सर आप दे रहे हो लेकिन मुझे इसका भाड़ा नहीं पड़ेगा, बहुत महंगा है। आप मुझे डेक्कन में रहने को बोल रहे हो, मेरे सैलरी में तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सर बोलते देखो आपने जो काम किया है ना झाड़ू मारने का और साफ करने का, वो तो काम आपका बराबर है, उसके लिए इतना सैलरी फिक्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मैं एक्स्ट्रा पेमेंट करने को तैयार हूँ क्योंकि आप बराबर 6 बजे यहाँ पे रहोगे, सो दैट सब बच्चे आने के पहले क्लासरूम क्लीन रहेगा, मतलब इट विल बी इजी फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग। तो आप इधर ही रहो। बोलते सर मुझे रेंट नहीं पड़ता है, ठीक है मैं तुझे एचआरए देता हूँ। तो सर ने उनको एचआरए देना चालू कर दिया। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ठीक है, मतलब यहाँ पे एचआरए देने का सचमुच में फायदा है। वो एचआरए लेके मामा कुछ अपने जिंदगी में और कुछ रंग भरने वाले नहीं है, बल्कि सचमुच में रेंट के लिए देने वाले। तो इन दैट केस मैं बोलूंगा एचआरए एग्जाम्प्ट होने का चांसेस है अगर वो ऑप्शनल स्कीम में जाएंगे तो।
डिफॉल्ट स्कीम में जाएंगे तो नहीं मिलेगा ऑप्शन एग्जाम्पशन का, क्योंकि डिफॉल्ट स्कीम में वैसे भी स्लैब रेट ही बड़ा है और टैक्स रेट ही छोटा है। स्टडी इजी, समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ। डिफॉल्ट स्कीम में मदद करने को तैयार है, लेकिन मदद भी कैसे करेंगे, बोलेंगे सर आप रेंट कितना पे कर रहे हो। सपोज मामा ने यहाँ पे किधर तो एक छोटा झोपड़पट्टी में या फिर छोटा झोपड़ी में, छोटा चौल में किधर तो जगह ले लिया रहेगा, उसका रेंट काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि सिंगल रूम है। सपोज समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, रेंट काफ़ी कम रहेगा जितना उनका सैलरी है। सपोज उनका सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ है और उनका हाथ में कितना आता है 1500 रुपया का रेंट वो पे करते हैं डेक्कन में ही, लेकिन एक सिंगल रूम का चौल में 1500 रुपये का रेंट वो दूसरे के साथ शेयर करके बैठते हैं। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो बोलूँगा फिर 1500 रुपये का रेंट तो वैसे भी देना नॉर्मल है, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं। जितना आपका इनकम रहता है उसका 10% आपने रेंट दिया रहेगा, तो इसके लिए किसी ने मदद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको मदद मिल रही है, मतलब इन दैट केस आप वो अपनी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए यूज़ कर रहे हो। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। तो हमने 3 क्वेश्चन पूछे कि जिसके से हमको समझ में आ सके आपको सचमुच में HRA मिलना लाजमी था कि लाजमी नहीं था। समझ में कैसे बोल रहा हूँ, आपको सचमुच में HRA मिलना लाजमी था कि लाजमी नहीं था। हमने पहला कंडीशन क्या पूछा, आर यू स्टेइंग इन योर ओन हाउस, इफ यस देन यू शुड नॉट हैव रिसीव्ड HRA, बट योर एम्प्लॉयर इज गिविंग HRA, दैट मींस दैट मनी यू आर गोइंग टू यूज फॉर कलरिंग योर ओन लाइफ, एडिंग कलर्स टू योर लाइफ, टैक्सेबल। सेकंड, नहीं सर आई एम स्टेइंग इन माय ओन हाउस बट आई एम स्टेइंग विद समबडी एल्स। बोलूंगा ओके, बट आर यू स्टेइंग इन हाउस फॉर व्हिच देयर इज नो रेंट, probably you may stay with your father, you may stay with your mother, you may stay with your father in law, you may stay in your wife's house, or the wife will say I am staying in my husband's house or I am staying with my children। कुछ भी कर सकते हैं एडजस्टमेंट, अंकल के साथ रहता हूँ, ठीक है। Are you staying in a house for which there is no rent? Again, in that case, you should not have received HRA, but you are receiving HRA. In that case, that HRA is going to be used by you for the purpose of adding colors to your life. Chalo, taxable. Third one, nahi sir, I am not staying in my own house. I am not staying in a house for which there is no rent. I am staying in a house for which there is a rent. मतलब अब तो मुझे छोड़ो, बोलते नहीं। फॉर देन आर यू पेइंग रेंट विच इज मोर देन 10% ऑफ सैलरी। अगर हाँ तो मदद करेंगे, अगर ना तो इन दैट केस इतना रेंट तो कोई भी पे करता है, इसके लिए तुझे HRA मिलने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मिलता रहेगा, तो दैट HRA इज एनीवे गोइंग टू हेल्प यू टू एंजॉय योर लाइफ मोर सिस्टमैटिकली, तो इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, एंटायर HRA विल बिकम टैक्सेबल। बट तीनों क्वेश्चन का आंसर ना बोला। 3 क्वेश्चन कौन से, फिर से बार बोलता हूँ, आर यू स्टेइंग इन योर ओन हाउस, आर यू स्टेइंग इन हाउस फॉर विच देयर इज नो रेंट, आर यू स्टेइंग इन हाउस फॉर विच रेंट पेड इज लेस देन 10% ऑफ सैलरी। इफ एनी वन इज येस, तीनों में से किसी एक को भी हाँ बोल दिया, मैं बोलूंगा एंटायर HRA इज टैक्सेबल। तीनों के तीनों को ना बोला, तीनों के तीनों को ना बोला तो मैं बोलूंगा ठीक है अभी एंटायर HRA इज नॉट टैक्सेबल, बल्कि इसके अंदर हमको कुछ अलग अलग पार्ट कंसिडर करने पड़ेंगे। पार्ट्स कौन से रहेंगे हम लोग। नंबर 1 आर रेंट, नहीं तो प्लेस ऑफ रेसिडेंस, नहीं तो सैलरी, नहीं तो HRA। 4 में से कोई एक भी चीज साल में एक बार भी चेंज हुई रहेगी तो मेक कैलकुलेशन ऑन मंथली बेसिस, एल्स मेक कैलकुलेशन ऑन एनुअल बेसिस। चलो सर कैलकुलेशन कैसे करूंगा, समझा। अब ये तो बता दो कि कैलकुलेशन है क्या। मैं बोलूंगा वेयर आर यू स्टेइंग इन KDMC और यू आर स्टेइंग अदर देन KDMC। KDMC मतलब क्या, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। अदर देन KDMC मतलब ऑब्वियसली अदर देन KDMC। तो KDMC में रहता रहेगा तो 3 लिमिट्स है। एक कौन सा, 50% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस DA इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। ये जो डेफिनेशन आपका मैंने सैलरी का दिया था, इस डेफिनेशन को बोलते हैं, केस लॉ है उसके लिए, वो केस लॉ ने दिया हुआ डेफिनेशन है, गेस्टेटनर ड्यूप्लीकेटर्स वर्सेस CIT। केस लॉ का नाम क्या है, गेस्टेटनर डुप्लीकेटर वर्सेस CIT। एग्जाम में लिखना पड़ेगा क्या, नहीं लिखना पड़ेगा, डोंट वरी, बट आपको अच्छा लगता रहेगा तो लिख के रखिए, सर मुझे अच्छा लगता है लिख के रखने का करके लिख के रखिए। और बाद में कितना तो बार मैं बोलने के टाइम ऐसा फट से बोलूंगा, अरे वो गेस्टेटनर डुप्लीकेटर वर्सेस CIT का डेफिनेशन, मतलब मुझे पूरा इक्वेशन बार बार नहीं बोलना पड़ेगा। तो आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि सर जब बोल रहे हैं गेस्टेटनर डुप्लीकेटर वर्सेस CIT, इसका मतलब बेसिक प्लस DA इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। ये मुंबई में नरीमन पॉइंट में एक कंपनी का ऑफिस है, गेस्टेटनर डुप्लीकेटर्स, पुराना, बहुत पुराना केस लॉ ये। और उनके साथ इनकम टैक्स का, मतलब उन्होंने इनकम टैक्स के साथ पंगा लिया था कि हमारे एम्प्लॉयज़ को हम जो HRA दे रहे हैं या फिर प्रोविडेंट फंड का मदद कर रहे हैं, उसके लिए सैलरी का वर्किंग कैसे करने का था। अल्टीमेटली केस कोर्ट तक चला गया था, फिर कोर्ट ने बोला नहीं, सैलरी का मतलब फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट कैन बी डिफरेंट, सैलरी का मतलब फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स में भी डिफरेंट, एंड सैलरी का मतलब फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट कैन बी डिफरेंट। तो फिर रिटायरमेंट बेनिफिट का डेफिनेशन क्या है, बेसिक प्लस DA इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। तब से ये बहुत फेमस केस लॉ है। तो उस सैलरी का 50% पकड़ लो और रेंट पेड में से 10% ऑफ सैलरी माइनस कर दो और बाद में एक्चुअल HRA कंसिडर कर लो। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ, एक्चुअल HRA कंसिडर कर लो, विच एवर इज लेस, ये तीनों में विच एवर इज लेस दैट विल बी कंसिडर्ड एज एग्जाम्प्ट अमाउंट, बाकी की अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। और बाद में देखा था हमने, अगर वो KDMC के बाहर रहता रहेगा तो 40% ऑफ सैलरी, बाकी सब कुछ सेम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी एंड एक्चुअल HRA रिसीव्ड, विच एवर इज लेस दैट विल बी कंसिडर्ड एज एग्जाम्प्ट।
इतना सब चीज़ें देख के होगा। तो और एक छोटा पॉइंट था कि इनकम टैक्स के लिए सैलरी का मतलब आइदर रिसीट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर, बट एचआरए के लिए सैलरी का मतलब इट विल बी ऑलवेज ऑन ड्यू बेसिस। सर बोनस, लेकिन अरे बोनस वैसे भी है ही नहीं ना डेफिनेशन में। डेफिनेशन में किसी क्या पकड़ा है, बेसिक, डीए एंड कमीशन। वो भी कौन सा कमीशन, फिक्स परसेंटेज वाला, वो भी किसका, टर्नओवर अश्योर्ड बाय द एम्प्लॉय वाला। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। सो मेरे बाद में हमने इसके ऊपर 2 प्रॉब्लम किए थे, बड़े बड़े प्रॉब्लम थे। उसमें मैंने एक प्रॉब्लम एनुअल कैलकुलेशन का किया था, एक प्रॉब्लम मंथली कैलकुलेशन का किया था। मंथली कैलकुलेशन का और एक खतरनाक प्रॉब्लम बाद में मैं करने वाला हूँ, जब पूरा सैलरी का टॉपिक खत्म होगा तो बाद में और एक प्रॉब्लम करके दूंगा, जिसमें हर 2 महीने के बाद कुछ ना कुछ तो चेंज होता है। एक तो कभी सैलरी चेंज होगी, नहीं तो उसका प्लेस ऑफ रेसिडेंस चेंज होगा, नहीं तो उसका सैलरी एचआरए चेंज होगा, नहीं तो रेंट चेंज होगा, कुछ ना कुछ तो चेंज होते जाएगा। तो साल को अपने को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, वो लास्ट में करके देता हूँ ऐसा एक प्रॉब्लम। फिर बाद में हमने कुछ बाकी के अलाउंस चेक किए थे, वो समशरी अलाउंस टू जजेस और क्या। फिर यहाँ पे वो हेल्पर अलाउंस मतलब क्या, इंडियन पोस्ट ऑफिस का सिस्टम, वो सब चीज़ उनको मैंने कल डिस्कस करके रखा था। सब लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप उसको फिर से बार देख सकते हो, कभी देखने का रहेगा तो दैट विल बी इजी फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग। बाकी सब क्लास में रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर अवेलेबल ओनली फॉर 1.5 टाइम्स व्यूइंग। अपने क्लास में रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर अवेलेबल फॉर अनलिमिटेड व्यूइंग। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ, अनलिमिटेड व्यू है, मतलब देयर इज नो डिफिकल्टी फॉर यू। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ, ओके। सो देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। जस्ट अ सेकंड, क्या हो गया, ओके। इसको ज़रा मैं साइलेंट कर देता हूँ, सो इट विल बी इजी, इट वोंट ट्रबल अस। यप। फिर ये जो एक लास्ट का लिस्ट था, मैंने बोल कर रखा था कि ये याद रखने का कब, एग्जाम के एक दिन पहले। क्वालिफिकेड अभी से याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर हमने वो ट्राइबल एरिया का एक प्रॉब्लम भी कर दिया था 200 रुपये के हिसाब से। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। और फिर मैंने बोला था अभी अगला पॉइंट चालू होने वाला है जो हम कल करेंगे। तो आज दिन आ गया है जिसके बारे में हम लोग कल से राह देख रहे थे। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या, कल मैंने बताया था इसके बदले में। तो सैलरी के बदले में दिया हुआ प्रॉफिट, सैलरी मिलना बंद हो जाएगा। सैलरी मिलना बंद हो जाएगा मतलब नुकसान हो जाएगा। नुकसान की भरपाई करने के लिए दिया हुआ प्रॉफिट। इसमें कौन कौन आ सकता है, तो वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल्स ऑफ द सेम इज कंसिडर्ड एज ग्रेचुइटी। बट एक्चुअली स्पीकिंग ग्रेचुइटी इज नॉट एग्जैक्ट एग्जांपल, क्योंकि मेनी टाइम्स ग्रेचुइटी इज गिवन ओवर एंड अबव सैलरी ऑल्सो। तो यहां पे हम क्या याद रखेंगे कि ग्रेचुइटी में सबसे पहले पूछो कि किसको मिला हुआ है। इफ द ग्रेचुइटी इज रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर्स ऑन द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय अभी तक 56 साल का होने का बाकी है, 50 साल का है, फैक्ट्री में काम करते करते सिर पे कुछ तो गिर गया और एम्प्लॉय अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया, तो उसके जो फैमिली मेंबर्स है उनको ग्रेचुइटी दिया जाएगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। वट एवर इज द ग्रेचुइटी विच वॉज ड्यू फॉर द एम्प्लॉय, इफ ही वुड हैव कंटिन्यूड विद द सर्विस एंड ही वुड हैव रिटायर्ड एट द प्रॉपर एज एंड देन ही वुड हैव रिसीव्ड द ग्रेचुइटी एट दैट टाइम, उसके जैसे एक पर्टिकुलर अमाउंट उसको मिल जाएगा, उसके फैमिली मेंबर्स को मिल जाएगा। अभी सेम अमाउंट नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसको जो अमाउंट मिलने वाला था वो कौन सा अमाउंट रहता था, 58 साल के बाद में मिलने वाला अमाउंट था। अब ये 50 साल के बाद में मर गया है, तो 8 साल का पैसा पहले नहीं मिल सकता है। बट उसने जो भी कुछ काम किया अब तक उसका उसको ग्रेचुइटी मिलने वाला है। वो उसको मिलेगा, मतलब किसको मिलेगा, उसके चिता पे जाके हम लोगों को बैग रखने वाले नहीं है, नहीं उसका ग्रेचुइटी करके। दैट्स नॉट द केस, इट विल बी गिवन टू हिज फैमिली मेंबर्स। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दैट केस कि फॉर द फैमिली मेंबर्स, पहला पॉइंट कि देने वाला कौन है, एम्प्लॉयर है, लेकिन लेने वाला कौन है, एम्प्लॉय नहीं है। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूं। हमने क्या बोला था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जरूरी है। देने वाला एम्प्लॉयर रहेगा तो नहीं चलता है, देने वाला एम्प्लॉयर भी चाहिए और लेने वाला एम्प्लॉय भी चाहिए। यहां पे जो काम कर रहा था, जो एम्प्लॉय था, वो एक्सपायर हो गया है। अगर वो एक्सपायर हो गया है तो उसको हम दे ही नहीं सकते हैं। तो देने वाला अभी एम्प्लॉयर है, बट लेने वाला कौन है, अदर देन एम्प्लॉय है। मतलब ये सैलरी में आ नहीं सकता है, क्योंकि सैलरी का स्टार्टिंग पॉइंट ही वो है, एनीथिंग पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई, एनीथिंग पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एनीबडी इन द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉय, ये नहीं बोला हुआ है। एनीथिंग पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय दैट विल बी कंसिडर्ड एज सैलरी। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं। तो अगर एम्प्लॉय सपोज रिटायर नहीं होता है, उसके पहले एक्सपायर होता है एंड ड्यू टू विच देयर इज अ डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, रिटायर हो जाओगे तो रिटायरमेंट टाइम, और पहले एक्सपायर हो जाएगा तो एक्सपायरी के टाइम आपके फैमिली मेंबर को दे देंगे। आप एक्सपायर नहीं हुआ तो रिटायरमेंट के टाइम आपके हाथ में दे देंगे। ऐसा 2 अलग अलग रास्ता है, ब्रांच है उसके अंदर, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी। तो डेथ के वक्त अगर ग्रेचुइटी मिल जाएगा तो देने वाला कौन है, एम्प्लॉयर, लेने वाला कौन है, एम्प्लॉई, सॉरी लेने वाला कौन है, फैमिली मेंबर। मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप टूट गया, मतलब सैलरी में नहीं आएगा। अच्छा सर, सैलरी में नहीं आएगा तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा क्या? हाउस प्रॉपर्टी के लिए हाउस प्रॉपर्टी का होना जरूरी है, यहाँ हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं। अच्छा पीजीबीबी में जाएगा क्या? हो ही नहीं सकता। जरा दिमाग चला के देखो, पीजीबीबी का मतलब क्या, इट शुड बी योर बिजनेस एक्टिविटी।
कैन यू से दैट सर हमारा एक बिजनेस है फैमिली का, क्या घर के किसी मेंबर को टपका जाने का और उसके बदले में ग्रेचुइटी लेने का? दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन. सो इट इज नॉट अ बिजनेस इनकम ऑल्सो. अच्छा सर फिर कैपिटल गेन? नहीं, इट इज नॉट अ कैपिटल गेन, क्योंकि कैपिटल गेन के लिए कैपिटल एसेट का जाना जरूरी रहता है. अब तक मैंने कैपिटल गेन सिखाया नहीं है, जब आएगा तब सिखाऊंगा कि उसमें कौन से कंडीशन है. तो ये वो कंडीशन पूरा करता नहीं. फिर अच्छा सर जिसका कोई नहीं होता है उसका अदर सोर्सेज होता है, तो इसको अदर सोर्सेज में डाल देंगे. मैं बोलूंगा यस, इसको अदर सोर्सेज में डाल सकते हो, लेकिन ये पैसा उसको बार बार मिलने वाला है क्या? हमने कंडीशन क्या डाला हुआ है इनकम के बारे में? इनकम टू अ पर्सन, सेक्शन 2 क्लॉज 24, इनकम टू अ पर्सन इज लाइक फ्रूट टू अ ट्री. इट्स अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज विच आर कंडक्टेड बाय द पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग हिज लाइवलीहुड. तो कैन द फैमिली मेंबर्स बी क्लेम्ड टू हैव दिस मेथड ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड बाय किलिंग समबडी इन देयर फैमिली? दैट्स नॉट द केस. इसका मतलब ये उसका इनकम कहलाने के लायक नहीं है. इनकम टू अ पर्सन इज लाइक फ्रूट टू अ ट्री. ट्री का उगना, ट्री का बढ़ना, ट्री का ग्रोथ इज बेसिकली फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग दोज फ्रूट्स एंड गोइंग अहेड. समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? एंड प्रोपोगेटिंग. Whereas take the case of death wala gratuity, there is no question of anybody considering this as a result of the activities which are conducted by the family for the purpose of earning their income. तो सर ये इनकम के डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट नहीं आता है. फिर ये कौन सा रिसीट है? ये रेवेन्यू रिसीट है, बार बार आने वाला पैसा है, कि कैपिटल रिसीट है? कभी कभार अगर आया तो पता भी नहीं आएगा नहीं आएगा करके मैं बोलूंगा यस दिस इज ए कैपिटल रिसीट. सर कैन वी कॉल इट एज अ कैजुअल इनकम? जैसे कि लॉटरी, जैसे कि बेट जीता, बेटिंग जीता, जैसे कि केबीसी में जीता, मैं बोलूंगा वहां पे तुम्हारा इंटेंशन है कि मैं जाके खेलूं और जीतूं, लॉटरी खेलूं, केबीसी खेलूं, हॉर्स रेस खेलूं, क्रॉसवर्ड पजल खेलूं और जीतूं. यहाँ पे किसी का इंटेंशन नहीं है कि बाबा जाके मैं मरूं और पैसा ले लूं. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? मतलब दिस इज प्योरली कैपिटल रिसीट. और कैपिटल रिसीट का रूल क्या है? इट इज टैक्सेबल ओनली इफ इट इज स्पेसिफिकली टोल्ड, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट कैपिटल इनकम्स आर, कैपिटल रिसीट्स आर नॉट ट्रीटेड एज इनकम. तो ये वाले कैपिटल रिसीट को इनकम टैक्स ने किधर भी पकड़ा हुआ नहीं है. तो अगर एम्प्लॉई एक्सपायर होने की वजह से, आई रिपीट, अगर एम्प्लॉई एक्सपायर होने की वजह से उसके फैमिली मेंबर को डेथ वाला ग्रेचुइटी मिल जाता है, तो फैमिली मेंबर के हाथ में वो सैलरी तो है ही नहीं क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, और ऊपर से इनकम भी नहीं है क्योंकि वो कैपिटल रिसीट है. समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? ऊपर से वो इनकम भी नहीं है क्योंकि वो कैपिटल रिसीट है. गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? देन कम्स एन एक्सपर्ट. नहीं सर डेथ वाला ग्रेचुइटी नहीं है, ये अपना कौन सा है? रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय वाला ग्रेचुइटी है. एम्प्लॉय को खुद को मिल रहा है. देने वाला कौन है? एम्प्लॉयर. लेने वाला कौन है? एम्प्लॉई. फिर यहाँ पे तो हम लोग ऑलरेडी बोल के रखे हैं, एनीथिंग पेड बाय द एम्प्लॉयर वेदर इन कैश, सॉरी टू द एम्प्लॉय, वेदर इन कैश और इन काइंड, वेदर इन लमसम और इन पीस मील. वहां पे लमसम वाले को भी पकड़ते हैं. मतलब अभी शायद एम्प्लॉय को मिलने वाले ग्रेचुइटी को छूटना पॉसिबल नहीं है, उसको पकड़ना पड़ेगा, उसको टैक्सेबल करना पड़ेगा. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 नाम का एक सेक्शन है जो बोलता है सर हम थोड़ी मदद करने को आने वाले हैं. अब कब मदद करेंगे और क्यों मदद करेंगे वो समझने का कोशिश करेंगे. पहली बात याद रखो, एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर को एम्प्लॉई की डेथ की वजह से मिलने वाला ग्रेचुइटी का अमाउंट लमसम में मिलता है. नंबर 1, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप टूटा मतलब सैलरी नहीं है. नंबर 2, कैपिटल रिसीट होने की वजह से इनकम नहीं है, तो उसको भूल ही जाओ. समझना मैं कैसे बोल रहा हूं? सर सेक्शन 5 को भी मारो गोली, क्योंकि सेक्शन 5 क्या बोलता है? मेरे पास आने के वाली इनकम है क्या? देखो हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रूड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू हैव बीन अक्रूड इन इंडिया. तो इनकम होना जरूरी है. और इनकम है कि नहीं देखने के लिए किसके पास जाने का? 224 के पास जाने का. 224 क्या बोलता है? इनकम टू अ पर्सन इज लाइक फ्रूट टू अ ट्री, इट्स द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग हिज इनकम. तो सर ये हो ही नहीं सकता है. नहीं सर कैपिटल रिसीट को कभी कभी पकड़ते हैं. मैं बोलता हूँ हाँ शाबाश, कभी कभी पकड़ते हैं, हमेशा नहीं पकड़ते. कब पकड़ते हैं? फिर जब स्पेसिफिकली बोला रहेगा तब. और ग्रेचुइटी को पकड़ो, डेथ वाले ग्रेचुइटी को पकड़ो, ऐसा बोला हुआ नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो छूट गया. सेकंड पॉइंट, अभी किसको मिल रहा है? एम्प्लॉय को मिल रहा है. फिर बोलेंगे एम्प्लॉय को कब मिल रहा है? अगर वो एम्प्लॉय को ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, आई रिपीट, अगर वो एम्प्लॉय को ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो बोलेंगे सॉरी सर सारा का सारा टैक्सेबल, क्योंकि ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है मतलब आज 1 साल पूरा काम हो गया, 1 साल का सैलरी ले लो, 1 साल का बोनस ले लो और ऊपर से 1 साल का ग्रेचुइटी ले लो, दे दिए. देन इट इज नॉट अ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, इन दैट केस इट बिकम्स अ प्रॉफिट इन एडिशन टू सैलरी. क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? वो सैलरी के साथ में मिल रहा है, सैलरी भी मिल रहा है और ग्रेचुइटी भी मिल रहा है, जॉब नहीं छूट रहा है, आगे सैलरी मिलती रहेगी. मैं बोलूंगा फिर ऐसा वाला ग्रेचुइटी मतलब नंबर 1 ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं रहेगा, ये 1 साल की अमाउंट रहने वाली है. अगर 1 साल की अमाउंट रहेगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे? सारा का सारा टैक्सेबल कर देंगे. कैसे? अंडर दैट सैलरी. सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, कुछ फर्क पड़ता नहीं.
सर मैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो किधर का भी काम करने दे, कुछ नहीं दे। अगर तुझे एम्प्लॉयमेंट चालू रहते वक्त ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ सर्विस ग्रेचुइटी मिलता है तो वो छोटा अमाउंट रहने वाला है, और वो सारा का सारा अमाउंट प्रॉफिट्स इन एडिशन टू सैलरी है, तो उसको हम लोग टैक्स करने वाले हैं, उसको छोड़ेंगे नहीं। नहीं सर, नंबर 1 डेथ नहीं हुई है, रिटायरमेंट हो चुकी है। नंबर 2 रिटायरमेंट के वक्त मुझे ग्रेचुइटी मिल रही है, मुझे ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस ग्रेचुइटी नहीं मिली है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस ग्रेचुइटी नहीं मिली है, तो इन दैट केस अब मुझे कुछ मदद करोगे क्या? मैं बोलूँगा हाँ। अब शायद ऐसा हो सकता है कि तुमको एक बड़ा लमसम अमाउंट मिला हुआ रहेगा कि आप पिछले 25 साल से हमारे कंपनी में काम कर रहे हो, तो हर एक साल के लिए मैं आधे महीने का सैलरी दूंगा। आपका सैलरी कितना है? आपका सैलरी लेटर से 1 लाख रुपया है, तो 1 साल का 50,000, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, हर एक कंप्लीटेड ईयर के लिए मैं तुमको आधे महीने का सैलरी देने को तैयार हूँ एज अ ग्रेचुइटी, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि वो आपने मेरे साथ काम किया, पिछले 25 साल से काम किया वगैरह वगैरह। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इतना बड़ा अमाउंट नहीं रहता है, बट जस्ट एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो अभी गवर्नमेंट अपने हीरो को कितना पैसा मिलेगा? 25 साल के लिए 50,000, 50,000 इंटू 25 करके देखो कितना अमाउंट आएगा, बड़ा अमाउंट आने वाला है उसको। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? कितना अमाउंट आएगी? 50,000 इंटू 25, सॉरी 12,50,000। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, अपना हीरो बराबर रिटायर कब हुआ? 31 मार्च को रिटायर हुआ, तो उसको साल भर के लिए 1-1 लाख रुपए का सैलरी मिला रहेगा, मतलब वो 12 लाख हो गया। वो 12 लाख था ही, ऊपर से 12.5 लाख ये मिल गया, मतलब 24,50,000 हो गया। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? अब 24,50,000 हो गया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? उसका रेट ऑफ टैक्स इज गोइंग टू बी एट हायर टैक्स ब्रैकेट। समझना मैं कैसे बोल रहा हूँ? ऑलमोस्ट 30% पे चला गया वो, क्योंकि न्यू रेजिम में रहेगा तो भी 15 लाख के ऊपर चला गया वो, और ओल्ड रेजिम में रहेगा तो 10 लाख के ऊपर चला गया। मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बहुत सारा अमाउंट उसका 30% गवर्नमेंट ले लेगी। रिटायर हो गया अपना हीरो, 25 साल काम किया अपने हीरो ने, और जितना पैसा उसको बुढ़ापे का सहारा करके मिल रहा है, वो सारा का सारा पैसा उसका सीधा 30% उसमें से गवर्नमेंट उठा के लेके जाने लगे। मतलब रिटायर हो गया ये, लेकिन मजे करेगा गवर्नमेंट। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो विच इज नॉट समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड, ये बराबर नहीं है। दार बंद करूंगे बड़ा। गवर्नमेंट बोलता नहीं, हमको समझ में आ गया, आप जो बोल रहे हो वो सच्ची बात है, आप जो प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहे हो वो सच बराबर प्रॉब्लम है। अगर आपको ये पैसा हर एक साल में मिलता था तो हर एक साल में आपको 50,000 मिल जाता था, और हर साल का आपका जो इनकम रहेगा उसका सिर्फ 50,000 ऐड करने का, उसके ऊपर क्या 20% 30% लगता था। छोटे अमाउंट कर 20-30% लगता था, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता था। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? अब बड़े अमाउंट कर 30% लगेगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपके बुढ़ापे का लाठी गवर्नमेंट ने छीना, ऐसा उसका मतलब हो जाएगा, विच इज़ नॉट करेक्ट। गवर्नमेंट बोलते ठीक है, हम मदद करने को तैयार है। हमें मदद कैसी रहेगी? फिर हम पूछेंगे कि हु आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय? इफ येस, इन दैट केस आपको मिली हुई सारी की सारी ग्रेचुइटी एग्जाम्प्ट प्रोवाइडेड इट इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कभी भी ग्रेचुइटी मिलेगी तो एग्जाम्प्ट है, ऐसा मैंने नहीं बोला। मैंने बोला है अगर तुमको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट ग्रेचुइटी मिल जाएगी तो तुम कोई भी रहने दो, हमेशा टैक्सेबल होगा। और अगर तुमको रिटायरमेंट का ग्रेचुइटी मिलती है, फिर हम पूछेंगे आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एंड यस, इन दैट केस एंटायर अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड इज एग्जाम्प्ट। नहीं सर, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूं। फिर हम पूछेंगे अच्छा, इफ यू आर नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई देन आर यू कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट? If you are covered under the payment of gratuity act, then we are going to give you 3 different limits. Whichever is less, that will be considered as exempt. And if you are not covered by the payment of gratuity act, then we are going to give you another 3 different limits, and whichever is less, that will be considered as exempt. फिर से एक बार, अगर ग्रेचुइटी मिल रही है कब? एट द टाइम ऑफ डेथ, तो किसको मिलेगी? फैमिली मेंबर को। तो देने वाला एम्प्लॉयर, लेने वाला फैमिली मेंबर, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप टूटा, वो नहीं है, मतलब सैलरी नहीं है, और ऊपर से ये कौन सा रिसीट है? कैपिटल रिसीट है, मतलब ये इनकम भी नहीं है, छूट ही गया वो इनकम। सेकंड पॉइंट, ग्रेचुइटी मिल गया है किसको? एम्प्लॉई को। कब मिला है? ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, सारा का सारा टैक्सेबल, कुछ आगे पूछो मत, डायरेक्टली सारा का सारा टैक्सेबल। नेक्स्ट, ग्रेचुइटी मिली है किसको? एम्प्लॉई को। कब मिली है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। हम बोलेंगे कौन है तू? गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चल छोड़ दिया, सारा का सारा एग्जाम। नहीं सर, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूं। अच्छा, फिर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट एक्ट में कवर किया हुआ है क्या? अच्छी बात, चल फिर तुझे 3 लिमिट देता हूं, उसमें जो छोटी अमाउंट रहेगी वो एग्जाम। नहीं सर, मैं पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट एक्ट में भी कवर नहीं किया हूं। हम बोलेंगे ठीक है, फिर तुझे 3 अलग लिमिट देंगे, उसमें से जो छोटा रहेगा वो तेरे लिए एग्जाम, बाकी का अमाउंट टैक्सेबल। और एग्जाम्पशन का एक बेसिक रूल मैंने आपको बहुत पहले सिखा के रखा है कि एग्जाम्पशन कैन नेवर एक्सीड द अमाउंट ऑफ इनकम। एग्जाम्पशन की वजह से कभी भी लॉस नहीं हो सकता है, डिडक्शन की वजह से लॉस हो सकता है, बट एग्जाम्पशन की वजह से कभी लॉस नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है दोनों अलग अलग सिचुएशन जो है, दोनों सिचुएशन में थर्ड लिमिट क्या रहेगा बाय डिफॉल्ट? एक्चुअल ग्रेजुइटी रिसीव। क्योंकि तुमको अगर ग्रेजुइटी मिल गई 15 लाख तो तुम बोलोगे सर हमारा एग्जाम्पशन 17 लाख है, हो ही नहीं सकता है। एग्जाम्पशन कैन नेवर एक्सीड 15 लाख नाउ बिकॉज हमारा ग्रेजुइटी रिसीव 15 लाख है।
समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्लियर? ओके। तो थर्ड लिमिट बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? एक्चुअल ग्रेजुएट रिसीव्ड, एक्चुअल ग्रेजुएट रिसीव्ड, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तभी मुझे दो लिमिट याद रखने के बस, बाकी कुछ है नहीं। बाकी थर्ड लिमिट तो दोनों में सेम है। फिर अगर तुम कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट हो, इसका मतलब क्या है? अभी हमारे सिलेबस में से ग्रेजुटी एक्ट ही हटा दिया है, इसके लिए अपने को समझ में नहीं आता है। याद रखो, ग्रेजुटी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरी एम्प्लॉयर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अपने घर के सामने एक छोटा सा किराना माल का दुकान है, दुकान में दुकानदार खुद बैठता है, सुबह 7 बजे आके दुकान खोलता है और 8 बजे 9 बजे उसका एम्प्लॉय आता है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? फिर वो झाड़ू वाड़ू करता है, पानी वानी मारता है बाहर। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? और कभी क्या किसको सामान ला के डिलीवर करने का, उसके लिए डिलीवर करने को जाता है, कुछ और लेके आने का वगैरह करके काम करता है, हेल्पर का काम करता है। अब वो एम्प्लॉयर को बोलेंगे हम लोग तेरे पास एक एम्प्लॉय है ना, चल तू ग्रेजुटी देना पड़ेगा। बोलते सर मैं ग्रेजुटी देने को तैयार हूँ, लेकिन तुझे पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। बोलते सर मैं इतना अगर समझ में आ सकता था तो मैं किसी बड़े कंपनी में काम करता था, मैं छोटा किराना माल का दुकान का चालू करके क्यों बैठा था? इट्स नॉट ईजी फॉर मी टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। और मेरे पास एक ही एम्प्लॉय, इसलिए मुझे आप कितना तकलीफ दोगे? और ये भी हमेशा काम करके इसका गारंटी नहीं है, बीच में छोड़ के जाएगा दूसरे किसी को मुझे लाना पड़ेगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? दूध वाला, पेपर वाला, सोच के देखो, छोटे मोटे दुकानदार, छोटा मोटा बिजनेस, अपना MIDC रहेगा पूना में, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर कितने छोटे वर्क्स बोल सकते हैं उसको हम लोग, फैक्ट्री भी नहीं बोल सकते, उसमें मैक्सिमम 3 या 4 एम्प्लॉय काम करते हैं। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? उनको अगर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट का थप्पड़ मारेंगे तो बोलेंगे सर हम तो अभी बिजनेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आप एक के ऊपर एक अलग अलग कानून हमारे ऊपर थोपते जा रहे हो, ये भी फॉलो करो, ये भी फॉलो करो। तो मैं बिजनेस करूँ, पैसा कमाऊँ, क्या अलग अलग कानून को बराबर फॉलो किया कि नहीं किया, उसका ड्यू डेट चेक किया कि नहीं किया, वो सब चेक करते बैठूँ? उसके लिए मुझे फिर किसी CA को अपॉइंट करना पड़ेगा, तो उसका सैलरी देते देते मेरा पैसा कैसे जमेगा? दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन फॉर मी सर। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? बोलते ठीक है, फिर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट है बट इट इज़ फॉर लार्ज कंपनीज। फिर वो कौन सा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को तुमने क्रॉस किया तो एप्लीकेबल होता है, वो सब तुमको पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में सीखने का रहता है। अगर तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे एंटिटी में उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम क्या कंसिडर करते हैं? पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू यू। वो एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने ग्रेजुटी नहीं देना है, देना है आप दे सकते हो, यू कैन ऑलवेज गिव। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट आपको एप्लीकेबल है और उसने बोला कि इतना ग्रेजुटी दो, तब तो उतना देना ही पड़ेगा। उससे ज़्यादा दोगे तो भी चलेगा बट उससे कम नहीं दे सकते। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो फिर आप खुद अपने दिमाग से देखो भैया क्या करने का क्या नहीं करने का, आपका एम्प्लॉय कैसे काम करता है, आप किस तरह से काम करवा के लेते हो, उसकी वजह से आपको कितना मन करता है देने का, आप डिसाइड करो। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इसके लिए 2 सिचुएशन है, एम्प्लॉय कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट और एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। मेरा कलर कोडिंग याद रखिएगा, जब फुल्ली टैक्सेबल है तो मैंने लाल बोल दिया है, जो फुल्ली एग्जेम्प्ट है फिर एग्जेम्पशन मिल सकता है वहां पे मैंने ग्रीन कंसिडर कर दिया है, और जहां पे पार्शियल एग्जेम्पशन है वहां पे मैंने व्हाइट कलर कंसिडर किया हुआ है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिला तो फुल्ली टैक्सेबल, किसी को भी रहने दो, लाल कलर है याद रखो, कभी भी टैक्सेबल होगा। कैपिटल रिसीट फैमिली मेंबर को पूरा छोड़ दिया, इसलिए ग्रीन कलर बोल दिया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पूरा छोड़ दिया, इसलिए ग्रीन कलर डाल दिया। और यहाँ पे पार्शियल एग्जेम्पशन है इसलिए व्हाइट कलर रखा हुआ है। यही टाइप का मेरा सिस्टम हर जगह पे चलता है कलर कोडिंग का। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? जब गवर्नमेंट उनको मदद करता है तो मैं बोलूँगा ग्रीन कलर, गवर्नमेंट को थप्पड़ मारता है मैं बोलूँगा लाल कलर। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके चलो जी, अभी पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट हमको एप्लीकेबल है तो मैं क्या कंसिडर करूँ? मैं बोलूँगा फिर आपको 3 लिमिट है। पहला लिमिट ₹20 लाख। 20 लाख कहाँ से आया? इनकम टैक्स ने बोल दिया। जब मैं स्टूडेंट था तभी अलग लिमिट था, कुछ तो 3,50,000 कैसा कुछ तो लिमिट था, अभी वो चेंज कर दिया मैंने। बाद में 10 लाख हुआ था, बाद में ऐसा करते अभी 20 लाख हो गया। 20 लाख तक का ग्रेजुटी मिला था तो हम लोग एग्जाम करने को तैयार है। मतलब इतना तो बुढ़ापे का लाठी लोगों को लगेगा ही लगेगा। किसी को 18 लाख ग्रेजुटी मिला, गवर्नमेंट बोलता है हमको कुछ पेट में दुखता नहीं है, चल तू एंजॉय कर, हमको टैक्स मत दे, इट इज एंटायरली एग्जाम। नहीं सर मुझे 70 लाख का ग्रेजुटी मिला, 70 लाख बुढ़ापे है ना तेरा, इतना क्या पैसा लगेगा? मेडिसिन ही लगेगा, और पोता पोती पास हो गए तो उसको चॉकलेट देने का रहेगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? इतना पैसा लेके क्या करेगा? तो चल इतना पैसा कमा रहा ना, अच्छी बात है। हम ये नहीं बोलेंगे कि 20 लाख के ऊपर का सारा 50 लाख हमको दे दे, तू ही एंजॉय कर, लेकिन तेरा जो 70 लाख रुपए मिला हुआ है ना उसमें से कुछ अमाउंट हम लोग एग्जाम करेंगे, बाकी के अमाउंट हम लोग टैक्सेबल करेंगे, और जो टैक्सेबल करेंगे उसमें तेरा जो स्लैब रेट्स रहेगा तुझे एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? सो पहला कौन है 20 लाख, दूसरा कौन है सैलरी लास्ट ड्रॉन। नया शब्द आ गया, सैलरी लास्ट ड्रॉन, जिसमें 2 शब्द है, सैलरी एक पहला शब्द और दूसरा लास्ट ड्रॉन दूसरा शब्द। तो सैलरी का मतलब हाँ सर अभी आपने सिखाया था, गेस्टेडनर डुप्लीकेटर वर्सेस CID। मैं बोलूँगा नहीं, यहाँ पे सैलरी का मतलब कुछ तो अलग होता है। मतलब इस सैलरी के हम लोग एक्चुअली 3 मतलब सीख रहे हैं। एक सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स, वो तो काफ़ी बड़ा डेफिनेशन, उसके अंदर वेजेस इंक्लूड करते हैं, एन्युइटी, पेंशन, ग्रेचुइटी, सब चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? दूसरा सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ HRA, उसके अंदर कौन आया था? गेस्टेडनर डुप्लीकेटर वर्सेस CID। 3 ही लोग कंसिडर किए थे। कौन से वाले थे? बेसिक,
प्लस डीए इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड, प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। 3 लोगों को ही कंसिडर किया था। और अभी तीसरी बार सैलरी का मतलब आने वाला है। और ग्रेचुइटी में अगर एम्प्लॉय इज रिसीविंग ग्रेचुइटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड द एम्प्लॉय इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉई इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो इन दैट केस उसका पहला लिमिट 20 लाख रुपया है, दूसरा लिमिट सैलरी लास्ट ड्रॉन है, उसमें से सैलरी का मतलब कुछ तो अलग है, क्या है हम लोग चार्ट लिखने के बाद देखेंगे। इनटू व्हाट? इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और एनी पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। मतलब उसने कितने साल काम किया है? सर उसने 20 साल काम किया, तो मल्टीप्लाई बाय 20 करो। नहीं सर उसने 20 साल और 3 महीना काम किया है, 20 से मल्टीप्लाई करो। सर उसने 20 साल और 7 महीना काम करके रिटायर हो गया, बोलूंगा फिर 21 से मल्टीप्लाई करो। कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और एनी पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। कितना कंप्लीट हो गया? 20 कंप्लीट हो गया, तो वो ले लो। और एनी पार्ट देयर ऑफ मतलब अभी फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ, पार्शियली कंप्लीट हुआ है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? बट दैट पार्ट शुड बी इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, तो हम बोलेंगे फिर से एक बार एक काउंट कर देने का। तो अगर कोई बोलता है सर मेरा 20 साल और 6 महीना, मैं बोलूंगा शाबाश, फिर 20 ही पकड़ना पड़ेगा। और 20 साल और 6 महीना और 1 दिन है, मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, फिर तुझे 21 पकड़ने को मिल जाएगा, क्योंकि इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। इक्वल टू और ग्रेटर देन नहीं बोला है, ग्रेटर देन बोल कर रखा है, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? ओके, सो सैलरी लास्ट ड्रॉन इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और एनी पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स इनटू 15/26। 15/26 क्या है? ग्रेचुइटी एक्ट बोलता है कि हर एक कंप्लीटेड साल के लिए तुमने 15 दिन का सैलरी उसको ग्रेचुइटी करके देना चाहिए। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? फॉर एवरी 1 कंप्लीटेड ईयर यू शुड गिव हिम नॉट 1 मंथ सैलरी आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, यू शुड गिव हिम हाफ मंथ सैलरी आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो सर हाफ मतलब 15/30 होता है। 15/26 टाइपिंग मिस्टेक हुआ है क्या आपका? नहीं, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। 15/26 क्योंकि वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट ने जिसको कवर किया है ऐसे एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा है। मतलब वो एम्प्लॉयर छोटा छोटा एम्प्लॉयर नहीं है, मतलब वो एम्प्लॉयर बड़ा एम्प्लॉयर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। वहां पे किसी भी महीने में कम से कम हफ्ते में 1 दिन छुट्टी रहेगा। हफ्ते में 1 दिन छुट्टी रहेगा मतलब 30-4 हो जाएगा, मतलब 26 कंसिडर करेंगे। तो आपको 1 महीने का सैलरी मतलब 30 दिन काम करने का सैलरी नहीं होता है, आपका 1 महीने का सैलरी मतलब 26 दिन काम करने का सैलरी होता है। 26 दिन का इतना तो 15 दिन का कितना, ऐसा कैलकुलेट करना है। सर नहीं, हाफ मंथ का सैलरी तो 26 दिन का इतना तो 13 दिन का कितना, ऐसा करना नहीं, वो ऐसा मत करो। हम बोल रहे 15/26, उसको 15 दिन का सैलरी दो, ऐसा बोला है। फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस गिव हिम 15 दिन का सैलरी। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? और अगर उतना ही ग्रेचुइटी एम्प्लॉयर ने दिया रहेगा तो वो शायद सारा का सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बट एम्प्लॉयर ने उससे ज्यादा देगा। एम्प्लॉयर बोलता है सर वो ग्रेचुइटी एक्ट ने बोला है कि फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस आई एम सपोज टू गिव यू 15 डेज सैलरी, बट सर दैट इज ए मिनिमम लिमिट ना, मैक्सिमम थोड़ी है। मैक्सिमम तो मैं कुछ भी दे सकता हूं, मुझे आपके बारे में ज्यादा ग्रेटिट्यूड है, आपने मेरे कंपनी को जो फायदा करवा के दिया उसका कुछ तोड़ नहीं है। You are an extraordinary person. We are happy with you, and whatever profit you have generated for the company, we are grateful to you. तो हम लोग आपको for every completed year of service, we are going to give you 20 days salary. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इनकम टैक्स ये नहीं बोलेगा अरे 20 दिन का नहीं देने का, 15 दिन का देने का। इनकम टैक्स बोलेगा बाबा तुमको क्या करना है, क्या तुम डिसाइड करो, तुम जाने, तुम्हारा एम्प्लॉयर जाने, तुमने कितना इनकम कमाना चाहिए, ये इनकम टैक्स नहीं बोलता है। तुमने जितना इनकम कमाया है उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, वो इनकम टैक्स बोलता है। I repeat, income tax act is not to tell you how much you should earn. Income tax act is to tell you whatever you have earned, how are we going to tax it? Can you visualize what is happening? तो ये जो लिमिट दिया है इसके ऊपर ग्रेचुइटी नहीं जाना चाहिए, ऐसा मत बोलो। इसके ऊपर एग्जेम्पशन नहीं जाना चाहिए, ऐसा बोलो। ग्रेचुइटी कितना देने का है, वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक मिनिमम अमाउंट बोलेगा, और कितना देने का है एम्प्लॉयर तो उतना ही देगा, उससे ज्यादा भी देगा, उससे कम नहीं दे सकेगा, क्योंकि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी ने बोल के रखा हुआ है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो वो तो हो गया एक्चुअल ट्रांजैक्शन, और ये मैं सिखा रहा हूं आपको उसका इनकम टैक्स में ट्रीटमेंट। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं कि ट्रांजैक्शन का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने का, मैं बोल रहा हूं जो भी कुछ ट्रांजैक्शन है उसको इनकम टैक्स में ट्रीट कैसे करने का। पहला लिमिट क्या बोला? 20 लाख। दूसरा लिमिट क्या बोला? कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और एनी पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स इंटू 15/26 इंटू सैलरी लास्ट ड्रॉन। सैलरी लास्ट ड्रॉन का मतलब क्या है? उसके अंदर 2 शब्द है, एक का मतलब है सैलरी, और यहाँ पे गेस्टेड ना डुप्लीकेटर वर्सेस सीआईडी का ट्रीटमेंट यूज करने का नहीं है, यहाँ पे सैलरी का अलग मतलब है। और लास्ट ड्रॉन मतलब क्या, वो भी अपने को सीखने का बाकी है। तो मैंने पहला पॉइंट सिखा दिया, दूसरे पॉइंट के अंदर का बहुत सारा पॉइंट सिखा दिया, बट एक पॉइंट सिखाने का बाकी है, सैलरी लास्ट ड्रॉन का मतलब अभी तक नहीं सिखाया मैंने। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और तीसरा पॉइंट तो वही रहेगा, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव। वो तो इंप्लाइड है, क्योंकि टॉकिंग अबाउट एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन कैन नेवर एक्सीड इनकम। तो मैं लिखने को भूल गया, तो भी तुमको याद रहना चाहिए सर, एग्जेम्पशन कैन नेवर एक्सीड इनकम, मतलब लास्ट आंसर तो वही रहने वाला हमेशा, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव। नहीं सर, लेकिन आई एम दैट एम्प्लॉई हु इज नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, मैं बोलूंगा फिर पहला पॉइंट सेम 20 लाख,
तीसरा पॉइंट सेम, एक्चुअल ग्रेजुएट रिसीव, सिर्फ दूसरा पॉइंट चेंज किया, मतलब एक्चुअली स्पीकिंग बहुत सारा याद रखने का जरूरत नहीं है, बहुत कम चीजें याद रखनी पड़ती है। फॉर्मूला चेंज किया है, फॉर्मूला क्या है, एवरेज सैलरी, अब सैलरी लास्ट रॉन्ग शब्द नहीं आया है, अब शब्द चेंज कर दिया है, एवरेज सैलरी। तो अभी यहां पे भी दो शब्द आ गए, एवरेज और सैलरी। एवरेज का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर तीन चीजें हैं अपने पास, तो तुम तीनों का हाइट का मुझे एवरेज निकालने का, मैं क्या बोलूंगा फिर, हाइट ऑफ नम्रता प्लस हाइट ऑफ यू प्लस हाइट ऑफ सुकेश, आपका नाम मैं भूल गया सॉरी, तनय, हाइट ऑफ तनय प्लस हाइट ऑफ सुकेश का टोटल डिवाइड बाय 3। सर डिवाइड बाय 3 क्यों किया, क्योंकि 3 लोग हैं। और सपोज मैं बोलता नहीं यार, चलो आकांक्षा भी कंसिडर करता हूँ, प्राजक्ता भी कंसिडर, बोलूंगा फिर ठीक है, फिर हाइट ऑफ नम्रता, हाइट ऑफ तनय, हाइट ऑफ सुकेश, हाइट ऑफ प्राजक्ता, हाइट ऑफ आकांक्षा, और अभी अपने घर में बैठे हुए सब लोग, सबका हाइट टोटलिंग करूंगा डिवाइडेड बाय 10। सर डिवाइड बाय 10 क्यों, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स है। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूं, तो एवरेज कैसे निकलता है, आप जितने लोगों को ऐड करोगे उससे डिवाइड करना पड़ता है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं, तो एवरेज कैलकुलेट करना है तो सैलरी कितने महीने का टोटलिंग में लेना पड़ेगा, पहले सोचना पड़ेगा, और फिर कितने महीने का सैलरी टोटलिंग मिले उसको डिवाइड करना पड़ेगा फिर बाद में। सो इफ यू हैव टेकन 5 मंथ सैलरी एज बेसिस तो डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, इफ यू हैव टेकन 7 मंथ सैलरी एज बेसिस तो डिवाइड बाय 7 करना पड़ेगा, इफ यू हैव टेकन 10 मंथ सैलरी एज बेसिस तो डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। तो सर क्या ले लूं, 5 के 7 के 10, मैं बोलूंगा वो सिखाने का बाकी है, बट इतना याद रखो कि एवरेज मतलब कुछ तो करना है, एक्स नंबर ऑफ मंथ्स वी आर गोइंग टू बी कंसीडरिंग। दूसरा क्या है, सैलरी, सैलरी का मतलब क्या, गेस्ट टेंडर डुप्लीकेटर वर्सेस सीआईटी, यहां पे चलेगा, गेस्ट टेंडर डुप्लीकेटर वर्सेस सीआईटी यहां पे चलेगा, मतलब कौन, बेसिक प्लस डीए इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। राइट साइड में चलता है, लेफ्ट साइड में नहीं चलता। क्लियर में कैसे बोल रहा हूं, लेफ्ट साइड कौन है, कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, राइट साइड में कौन है, नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में भी सैलरी शब्द है, और वहां पे सैलरी का मतलब वही है जो गेस्ट टेंडर डुप्लीकेटर वर्सेस सीआईटी में बोला था, और लेफ्ट साइड में कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, वहां पे सैलरी का अलग मतलब है। तो अपने को सीखने का बाकी अभी कौन सा चीज है, यहां पे सैलरी का मतलब क्या, यहां पे लास्ट ड्रॉन का मतलब क्या, यहां पे एवरेज में कितने महीनों का एवरेज कैलकुलेट करना है, और यहां पे सैलरी का मतलब क्या अपने को पता चल गया, सैलरी का मतलब क्या रहेगा अपना, गेस्ट टेंडर डुप्लीकेटर वर्सेस सीआईटी। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं, और गेस्ट टेंडर डुप्लीकेटर वर्सेस सीआईटी मतलब क्या है, कल हमने एचआरए का कैलकुलेशन के लिए जो 3 चीजें दिया था वही चीज, येलो कलर का अपना जो ये पॉइंट था, प्राजक्ता मैडम लेट है इसलिए फिर से दिखा रहा हूं, ये अपना गेस्ट टेंडर डुप्लीकेटर वर्सेस सीआईटी का पॉइंट है। क्लियर में कैसे बोल रहा हूं, ओके चलो, सो लेट अस नाउ गो अहेड, सैलरी का मतलब सीखने को जाएंगे। तो सैलरी इन सैलरी लास्ट ड्रॉन, सैलरी लास्ट ड्रॉन ये जो फ्रेज है, उस फ्रेज के अंदर सैलरी का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है सिर्फ बेसिक एंड डियरनेस अलाउंस, कमीशन लेने की जरूरत नहीं है। डियरनेस अलाउंस के आगे इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड ऐसा भी बोला हुआ नहीं है, मतलब जब तुम लेफ्ट हैंड साइड वाले कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट वाले एम्प्लॉय को मिले हुए ग्रेच्युटी का एग्जम्पशन कैलकुलेट करने के लिए पहला लिमिट 20 लाख का क्रॉस करके दूसरे लिमिट के पास जा रहे हो, तो तुमको अपना एम्प्लॉय कब रिटायर हुआ उसके पिछले महीने का बेसिक अमाउंट और उसके पिछले महीने का डियरनेस अलाउंस का अमाउंट ऐड करने का, बाकी कुछ लेने का नहीं है सर। लेकिन मैं अगर सपोज 15 अगस्त को रिटायर हो गया रहूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, नहीं सर उससे 2 फर्क पड़ सकता है। नंबर 1 कि पिछले महीने का मतलब जुलाई का सैलरी पकड़ने का, ऐसा कंसिडर करने का है क्या, कि पिछले महीने का इसका मतलब 15 जुलाई से 15 अगस्त ऐसा काउंट करने का है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं, तो लास्ट मतलब क्या, लास्ट मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग, जरूरी नहीं है कि कोई भी एम्प्लॉय हमेशा किसी भी महीने की 1 तारीख को रिटायर होगा, नहीं तो 31 को रिटायर होगा। द एम्प्लॉय में रिटायर एट एनी टाइम, एंड कोई शायद सपोज 10 तारीख को रिटायर हो गया, तो उसको क्या फिर पिछले महीने का कंसिडर करने का है 31 जुलाई तक का, के फ्रॉम 11th ऑफ जुलाई टू 9th ऑफ अगस्त ऐसा काउंट करने का, कैसे काउंट करने का वो बताना पड़ेगा। लास्ट का मतलब क्या बताना पड़ेगा। कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग। तो इनकम टैक्स लोगों को डर क्यों लगता है, ये सब चीज़ों का ऐसा डर लगता है, इतना कौन पढ़ाई करेगा ऐसा डर लगता है। और मैंने बोला था सैलरी का पढ़ाई करते करते थोड़ा टेंशन आता है सर इतना कैसे याद रखूँ, बट याद रह जाएगा। मैंने क्या करके रखा है, बहुत सारी जगह पे चार्ट्स बना के रखा हुआ है, तो क्या करने का, एक अपना चार्ट्स का एक नोटबुक बना के रखने का। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये ऐसे जो चार्ट्स है महीने में एक बार तो कम से कम लिख के रखने का, सारा एचआरए का चार्ट लिखा, ग्रेच्युटी का चार्ट लिखा, सबका महीने में कम से कम एक बार नहीं तो 2 बार लिख के रखने का। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। कब तक अपना एग्जाम नवंबर में है, अभी कौन सा महीना चालू हो गया, मार्च चालू है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 8 महीना है। आप ऐसा प्लान करके रखो मुझे 20 बार चार्ट लिखने के हैं। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, इतना लिखने के बाद तो कोई गधा भी याद रख सकता है, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। और आप तो बड़े होशियार बच्चे हो, फाउंडेशन क्लियर करके आ गए, सो यू डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन कष्ट करना पड़ेगा, बीच में थोड़ा थोड़ा सा लॉबी में कर देता हूँ, अभी मैं कर देता, ऐसा करना पड़ेगा। क्लियर।
चलो, तो सैलरी लास्ट ड्रॉन, अभी तक मैंने लास्ट ड्रॉन का मतलब सिखाया नहीं है, लेकिन सैलरी का मतलब सिखा दिया मैंने, बेसिक एंड डियरनेस अलाउंस। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, सैलरी ना एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी इस शब्द के अंदर का सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक, इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड, प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर बाय एम्प्लॉय, सेम एज पर लीव सैलरी एग्जम्पशन, सेम एज पर एचआर एग्जम्पशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गेस्टेड डुप्लीकेटर वर्सेस सीआईटी। नेक्स्ट, सर एवरेज का मतलब क्या? एवरेज मीन्स एवरेज ऑफ सैलरी ऑफ लास्ट 10 months. Average means average of salary of last 10 months immediately preceding the month of retirement. Date of retirement नहीं, month of retirement. तो एवरेज के लिए भी मंथ ऑफ रिटायरमेंट पकड़ो और लास्ट ड्रॉन के लिए भी पिछला महीना पकड़ो। मतलब अगर वो 10 अगस्त को रिटायर हो गया तो 9 अगस्त तक देखने की जरूरत नहीं है, 31 जुलाई तक देखो, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। लेकिन याद रखना, बाद में जब लीव सैलरी आएगी तो वहां पे हो जाएगा इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? आर यू क्लियर? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अभी याद रखने ये के नहीं, ग्रेजुइटी में मंथ है, लीव सैलरी में डेट है, ग्रेजुइटी में मंथ है, लीव सैलरी में डेट है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? वहाँ पे भी एवरेज सैलरी शब्द आने वाला है, और एवरेज का मतलब वहाँ पे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट होने वाला है। लिमिट कितना है? 20 लाख रुपया। और क्या ब्यूटीफुल पॉइंट है, मस्त मजा आ गया। लिमिट ऑफ ₹20 लाख इज पर एम्प्लॉई एंड नॉट पर एम्प्लॉयर। मतलब क्या हो सकता है? सोच के देखो, व्हाई दे मस्ट हैव सेड लाइक दैट? सॉरी, नहीं, दैट इज ओके। देखो, यू आर ऑलवेज थिंकिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द पर्सन हु इज रिसीविंग सैलरी, नॉट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द पर्सन हु इज पेइंग सैलरी। तो एम्प्लॉयर ने क्या दिया, अपने को क्या फर्क पड़ता है? ये एग्जाम्शन किसको मिलने वाला है? एम्प्लॉयर को नहीं मिलने वाला है, ये एग्जाम्शन एम्प्लॉई को मिलने वाला है। तो वैसे भी मैं अकेला ही हूं, फिर ये क्यों बोल रहे पर एम्प्लॉयर नॉट पर एम्प्लॉयर? हाँ, यस, देयर इज अ चांस कि मैं मेरा उम्र के 25वें साल में किसी कंपनी में ज्वाइन कर दिया। कमिंस में ज्वाइन किया मैंने 25वें साल में, वहाँ पे 40 साल तक काम किया, मतलब मेरे उम्र के 40 साल तक। तो मैं 15 साल वहाँ पे काम किया, फिर मैंने बोला अभी जॉब छोड़ता हूँ, रिटायरमेंट ले लिया मैंने, रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन किया तो मुझे ग्रेजुइटी मिलेगा कि हाँ 15 साल का ग्रेजुइटी मिलेगा मुझे, क्योंकि मैं 15 साल काम किया हुआ है। फिर 40वें साल की उम्र में मैं घर पे बैठा क्या? नहीं, घर पे नहीं बैठा मैं। फिर मैं क्या करने को गया? फिर मैं उसके आगे दूसरे कंपनी में जॉब करने को गया। फिर मुझे PwC नहीं तो E&Y ने बोला कि सर आपके पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है कमिंस जैसे इंजीनियरिंग कंपनी में काम करने का, तो आप हमारे पास आ जाओ, कंसल्टेशन के लिए आ जाओ। मैं बोला ओके, आई एम गुड टू जॉइन। आई वेंट देयर आई वर्क फ्रॉम 40 to 56, 16 साल काम किया और फिर रिटायर हो गया। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो वहाँ पे भी ग्रेजुइटी मिला, और पहले भी ग्रेजुइटी मिला हुआ था। और पहले जब ग्रेजुइटी मिला तब ग्रेजुइटी कितनी मिली थी मुझे? 15 लाख। जब मैं कमिंस में से रिटायर हुआ तो मुझे सैलरी ग्रेजुइटी कितनी मिली थी? 15 लाख मिल गई थी। तो जब मैं कमिंस में से रिटायर हो गया रहेगा मेरे उम्र के 40वें साल में, तब मेरा एग्जाम्शन कैलकुलेट किया रहेगा। तब बोला रहेगा पहला पॉइंट 20 लाख, दूसरा पॉइंट सम अमाउंट, वो तुम्हारा सैलरी लास्ट ड्रॉन इनटू वगैरह वगैरह करके 15/26 इनटू कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस और एनी पार्टनर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months, एंड तीसरा पॉइंट एक्चुअल ग्रेजुइटी रिसीव। सपोज 20 लाख पहला लिमिट, दूसरा लिमिट आया था 12 लाख, वो फॉर्मूला का आंसर, और तीसरा लिमिट आया था 15 लाख एक्चुअल ग्रेजुइटी रिसीव। तो जब मैं कमिंस में से रिटायर हुआ तो मुझे कितना ग्रेजुइटी मिला? 15 लाख। उसमें से एग्जाम कितना हुआ रहेगा? 12 लाख। मतलब टैक्सेबल कितना हुआ रहेगा? 3 लाख। तब मतलब कब? मेरे उम्र के 40वें साल में, जब मैं कमिंस में से रिटायर हो गया तब हाथ में कितना मिला? 15। और गवर्नमेंट उसमें से बोलेगा सर उसमें से टैक्सेबल कितना है? 3 लाख। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गवर्नमेंट के हाथ में 3 लाख दे दूंगा और 12 लाख रुपए घर पे लेके आऊंगा। 3 लाख रुपए मेरे इनकम में ऐड होगा। इनकम में ऐड होने के बाद फिर मुझे स्लैब रेट चेक करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से मेरा जो टैक्स रहेगा वो टैक्स भर दूंगा मैं। डोंट थिंक दैट 12 लाख के ऊपर का सारा ग्रेजुइटी गवर्नमेंट हथिया लेगा, नहीं। 12 लाख के ऊपर के ग्रेजुइटी के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगा रहा है, काम खत्म। अब मैं रिटायर हो रहा हूँ E&Y में से, नहीं तो PwC में से, एट एज ऑफ 56। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? और वहाँ पे मुझे कितना सैलरी मिल रहा है? तो वहाँ पे मुझे कितना ग्रेजुइटी मिल रहा है? सपोज मुझे वहाँ पे ग्रेजुइटी 30 लाख का मिल रहा है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? सो मुझे ग्रेजुइटी 30 लाख का मिल रहा है। सो पहला पॉइंट क्या रहेगा मेरा? पहला पॉइंट रहेगा 20 लाख। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? 12 लाख। सॉरी 12 लाख नहीं, तो दूसरा पॉइंट सपोज जैसे एग्जांपल वहाँ पे आ रहा है 16 लाख, वो कैलकुलेट किया फिर से एक बार। और तीसरा पॉइंट क्या रहेगा मेरा? हाथ में मिलेगा उतना, कितना? 30 लाख। विच एवर इज लेस, मतलब कितना हो जाएगा? 16 लाख माइनस हो जाएगा, तो 16 लाख विल बी एग्जेम्प्ट। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? हाथ में कितना आएगा? 14 लाख विल बी टैक्सेबल। ऐसा अगर होगा
तो मेरा वो दोस्त जो कमिंस में से मेरे साथ रिटायर नहीं हुआ, उसने रिजाइन नहीं किया, समझ में कैसे बोल रहा हूं, और वो 56वें साल में कमिंस में से रिटायर हो गया, तो उसको जो भी कुछ पैसा मिलेगा उसको 20 लाख का लिमिट रहेगा। और मुझे एक बार 20 लाख का लिमिट और दूसरी बार 20 लाख का लिमिट, इस केस में एक बार 12 लाख एंजॉय किया एग्जाम्शन, दूसरी बार 16 लाख एग्जाम्शन एंजॉय किया, मतलब मैं सब मिला के 28 लाख एग्जाम्शन एंजॉय किया। क्या रे, समझ मैं क्या बोल रहा हूं? और मेरे दोस्त ने बेचारे ने रिजाइन नहीं किया, इसलिए उसको बेचारे को एक ही बार लिमिट मिला 20 लाख और मुझे 2 बार लिमिट मिल गया। गवर्नमेंट बोलते हैं सर ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करना पड़ेगा कि लिमिट ऑफ 20 लाख इज पर एम्प्लॉई नॉट पर एम्प्लॉयर। तो इधर से रिटायर हुआ तो 20 लाख, इधर से रिटायर तो 20 लाख, ऐसा नहीं है। तो सेकंड टाइम क्या बोलना पड़ेगा, 20 लाख माइनस पहले जो एग्जाम्शन क्लेम किया है, वो पहले कितना एग्जाम्शन क्लेम किया है, 12 लाख। तो जब मैं कमिंस में से रिटायर हो जाऊंगा तो मेरा पहला लिमिट कितना है, 20 लाख। और जब मैं पीडब्ल्यूसी में से रिटायर हो जाऊंगा तो मेरा पहला लिमिट कितना है, 20 लाख नहीं, 20 लाख माइनस एग्जाम्शन क्लेम्ड अर्लियर, माइनस एग्जाम्शन क्लेम्ड अर्लियर मतलब हाउ मच, 12 लाख पहले एग्जाम्शन क्लेम किया था। तो फिर मेरे हाथ में कितना बचेगा अभी, फिर 8 लाख पहला लिमिट, दूसरा लिमिट 16, तीसरा लिमिट 30, विच एवर इज लेस, मतलब 8 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 16 लाख एग्जाम्प्ट नहीं होगा फिर। तो मतलब मुझे टोटल मिला के एग्जाम्शन कितना मिला बराबर से, कमिंस के टाइम 12 लाख, सेकंड टाइम 8 लाख, मतलब बराबर 20 लाख ही मिला, ज्यादा नहीं मिला। गॉट द आइडिया? लिमिट ऑफ 20 lakh is per employee and not per employer. Next, in case of piece rated employees, daily wages shall be calculated on the average of total wages excluding overtime payment, if any for a period of 3 months immediately preceding the month of retirement. So अगर सपोज वो एम्प्लॉई जो है वो डेली वेजेस पे काम करता है, मंथली वेजेस पे काम नहीं करता है, क्योंकि सैलरी मतलब वो पिछले 10 महीने का सैलरी लेने का ऐसा बोल रहे थे ना आप लोग, 10 मंथ्स का एवरेज लेवल ऐसा बोला था ना हमने। बट अपना हीरो बोलते हैं सर मेरा एवरेज मंथ के हिसाब से आते नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरा सैलरी डेली बेसिस पे है, आई एम पेड, गेटिंग पेड ऑन डेली वेजेस बेसिस। तो फिर पिछले 10 दिन का सैलरी एवरेज करोगे क्या? समझना मैं कैसे बोल रहा हूँ? बोलते नहीं सर, फिर पिछले 3 महीने का कंसिडर करो, बट एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम। ओवर टाइम को काउंट नहीं करने का, सैलरी को काउंट करने का। समझना मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ ग्रेचुइटी। एग्जाम्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? बाय डिफॉल्ट याद रखो, ग्रेचुइटी इज सैलरी, इट इज टैक्सेबल, बट सम पोर्शन ऑफ इट में बिकम एग्जाम। द एग्जाम्शन आर गिवन बाय सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। बच्चा लोग कुछ भी अलग अलग चीजें सोचते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 ने बोला हुआ है कि आपको कितना ग्रेचुइटी मिलना चाहिए। फटका मारूंगा, आपको कितना ग्रेचुइटी मिलना चाहिए आपका एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा, और अगर उसको फोर्स करने का रहेगा तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट डिसाइड करेगा। इनकम टैक्स एक्ट नेवर टेल्स यू व्हाट यू शुड बी डूइंग इन द ट्रांजैक्शंस, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ योर ट्रांजैक्शन। इनकम टैक्स एक्ट ने अगर सेक्शन 10 दिया है तो ग्रेचुइटी कितना मिलना चाहिए उसके लिए नहीं दिया है, बल्कि जितना मिला है उसमें से कितना एग्जेम्प्ट है उसके लिए दिया हुआ है। और वो क्या बोलता है, फटाफट से एक बार याद करेंगे। अभी चार्ट अपने सामने से हटा दिया मैंने। अगर डेथ वाला ग्रेचुइटी रहेगा तो किसको मिलता है? फैमिली मेंबर्स को। तो टैक्सेबल है क्या? एग्जाम्प्ट है? एग्जाम नहीं, वो इनकम ही नहीं है। एग्जाम बोलोगे इसका मतलब क्या है? इनकम है लेकिन छोड़ दिया, मतलब तूने ट्रैफिक का रूल तोड़ा लेकिन मैं छोड़ रहा हूं, उसको एग्जाम्शन बोल सकता हूं मैं। और इनकम ही नहीं मतलब सर ट्रैफिक का रूल तोड़ा ही नहीं है ना, क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूं? तो आप बोल कैसे सकते हो कि छोड़ रहा हूं? छोड़ोगे क्या? मैं आपको पकड़ने का अधिकार ही नहीं था मुझे। इट इज नॉट एन इनकम ओनली। सेक्शन 5 मुझे देख ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि सेक्शन 224 ने बोला ये कैपिटल रिसीट है, इसको छोड़ दो। ये मैं इनकम टैक्स इसको देख ही नहीं, इनकम टैक्स इसको देख नहीं सकता, तो सेक्शन 5 कैसे देखेगा? समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? तो नेक्स्ट वन, नहीं सर डेथ वाला नहीं, रिटायरमेंट वाला है। अच्छा डेथ वाला नहीं है, एम्प्लॉय वाला है। एम्प्लॉय वाला है तो नेक्स्ट पार्ट कब मिला? ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट के एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो फुल्ली टैक्सेबल, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रहेगा तो कौन है? गवर्नमेंट के नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रहेगा तो फुल्ली एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट रहेगा तो 2 टुकड़ा। कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। कवर्ड रहेगा तो क्या बोलना पड़ेगा? 3 लिमिट, और नॉट कवर्ड रहेगा तो भी 3 लिमिट। पहला लिमिट और तीसरा लिमिट दोनों में सेम है, 20 लाख एंड एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड। दूसरा लिमिट दोनों में अलग अलग है। लेफ्ट साइड में मतलब कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में लिमिट क्या है? सैलरी लास्ट ड्रॉन इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और एनी पार्ट ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months इनटू 15/26। राइट साइड में क्या है? एवरेज सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस फुल स्टॉप और एनी पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months। वहां पे बोला हुआ नहीं है, वहां पे सिर्फ क्या बोला है? एवरेज सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। इधर क्या समझता? कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और एनी पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months। लंबा चौड़ा सेंटेंस है। यहां पे क्या मुझे टाइप करने को नहीं आता था? क्या आ सकता था ना, आराम से आता था। वो टाइप नहीं किया मतलब वो नहीं है वहां पे। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? और एनी पार्ट ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months का पॉइंट वहां पे आता नहीं है। और दूसरा 15/26 भी आता नहीं है, 15/30 आता है, क्योंकि यू आर प्रॉब्ली नॉट वर्किंग इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, सो वी डोंट नो तुमको कितना छुट्टी कंपलसरी रहेगा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ठीक है आधा महीने का सैलरी दे दो। मतलब कितना? आधा। आधा बोलने के लिए क्या बोल सकते हैं? 1/2 भी बोल सकते थे, बट उनको 15 से प्यार था इसलिए उन्होंने 15/30 बोल दिया। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? बाकी सब कुछ सेम टू सेम है।
सो दीज आर द लिमिट्स विच वी हैव स्टडीड. एक बार फटाफट से चार्ट लिख के लेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे. चल लिखो ग्रेचुइटी का एग्जाम्पशन करके बच्चे समझा करे. येस सर. सिया, श्रुती, सिद्धांत, जिया नक्की कळलं ना. येस सर. श्रुती काल तू नव्हती बाळा. हो सर. हो सर, काल ट्रॅडिशनल डे होता कॉलेज. कालचं कॉलेज सॉरी कालचं लेक्चर बेसिस बघून घे बाळा, कारण जरा डिफिकल्ट लेक्चर आहे, इम्पॉर्टंट आहे. येस येस. हो हो. झालं की सांगा, मग मी स्क्रोल डाऊन करीन. शॅल आय गो डाऊन. ओके. शहाणी मुलं आहेत तुम्ही सगळी माझी. तुम्हाला अभ्यास करायला खूप मजा येईल, काळजी नका करू.
कंप्लीट. Shall I go ahead? अब लास्ट पॉइंट, सैलरी का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, वगैरह वगैरह. लिख लो अभी फटाफट से. कंप्लीट. शैल आई गो अहेड. समजतं का बाळा? थोडं कदाचित स्पीड जास्त वाटेल कारण की मधले दिवस तुझे गेलेत म्हणून, पण इट विल बी इझी, डोंट वरी. मला वाटतं तुम्हाला सिम्बायोसिसचं आहे तुम्हाला वाटतं तुम्हाला आता एक्झाम झाली की 2 महिने सुट्टी असते कॉलेजला, तेव्हा मग देन इट विल बी इझी फॉर यू टू गो थ्रू ऑल द रेकॉर्डिंग लेक्चर्स. कारण आपण कधी मला वाटतं ऑलमोस्ट 15 फेब्रुवारीला चालू केला आहे क्लास, 15 काहीतरी म्हणून ते. सो यू हॅव लॉस्ट ऑलमोस्ट लाईक 15 days स्टडीज इन बिटवीन. तेवढं काही जास्त प्रॉब्लेम येणार नाही. यू विल बी इन अ पोझिशन टू क्विकली कवर इट अप. तसं आपलं दर संडेला सुट्टी असते, सो दॅट ऑल्सो कॅन बी यूज बाय यू.
शैल आई गो हेड नाउ, शैल आई गो फॉर द प्रॉब्लम? घर के बच्चे मेरे, शैल आई गो फॉर द प्रॉब्लम? यस सर। ओके ग्रेट, चलिए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। मिस्टर रवि रिटायर्ड ऑन 15th of June 23। बाबा लोग बेबी लोग डेट याद रखना, 15th of June 23 अपने को चाहिए। सैलरी मीन सैलरी ऑफ लास्ट मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द, सॉरी सैलरी लास्ट वन मीन सैलरी ड्रॉन फॉर द मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ, नॉट डेट ऑफ रिटायरमेंट। सो 15 जून है मतलब अपने को 31 मई तक देखना पड़ेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26 years एंड 8 months, 8 months मतलब मोर देन 6 months है। सो इफ दिस फेलो इज कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट तो अपने को 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड इफ इज नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट अपने को 26 पकड़ना पड़ेगा। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट, एंड रिसीव्ड ग्रेजुटी ऑफ ₹15 लाख। ये क्या है उसका थर्ड लिमिट है दोनों जगह पे, 15 लाख 15 लाख। थर्ड लिमिट क्या रहता है? एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव्ड। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज सैलरी वॉज बेसिक सैलरी 50,000, डियरनेस अलाउंस 10,000, 60% ऑफ विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। मैं बोलूँगा ये जो 10,000 वाला है ना और ये 50,000 है, अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट ने कवर किया रहेगा तो इन दोनों का टोटलिंग होगा 50 + 10 मतलब कितना 60। लेकिन अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट ने कवर नहीं किया रहेगा तो 50 लेने का, 10 पूरा नहीं लेने का, 10 का सिर्फ 60% मतलब 6,000 ही लेने का। और ऊपर से कमीशन 1% ऑफ द टर्नओवर इन द लास्ट 12 months वाज 1 करोड़ 20 लाख। तो 1 करोड़ 20 लाख का 1% जो आएगा वो भी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जरा संभल के, 1 करोड़ 20 लाख एनुअल टर्नओवर है तो उसका 1% निकलेगा तो एनुअल अमाउंट मिल जाएगी। और 50,000 पर मंथ क्या अमाउंट है, 10,000 पर मंथ क्या अमाउंट है, तो 50,000 के पर मंथ के अमाउंट में 10,000 का 60% मतलब 6,000 मिला के 56,000 ले लोगे और 56,000 में 1 करोड़ 20 लाख का 1% ऐड करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर 56,000 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर जो आंसर आएगा उसमें तुम लोग ये 1 करोड़ 20 लाख के 1% को ले सकते हो। लेकिन कब? अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट ने कवर नहीं किया रहेगा तब। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, एंड बोनस 25,000 पर एनम। मैं बोलूँगा बोनस तुम इनकम टैक्स के कंपटीशन में ले लो, लेकिन वेदर इज कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट और इज नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, वहाँ पे ग्रेजुटी के एग्जाम्पशन में बोनस को कंसिडर करते नहीं है। समझ में क्या बता दें? नेक्स्ट पार्ट, कंप्यूट इज टैक्सेबल ग्रेजुटी अज्यूमिंग दैट ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट ऑफ 72, or he is a private sector employee and not covered by the payment of gratuity act of 1972, and third one he is a government employee। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सारा का सारा 15 लाख एग्जाम। कह रहे समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो सारा का सारा 15 लाख एग्जाम, क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला हुआ ग्रेजुटी इज ऑलवेज फुल्ली एग्जाम। लाल अपना ग्रीन कलर है अगर याद रहेगा तो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट उन्होंने क्या पूछा? कंप्यूट इज टैक्सेबल ग्रेजुटी। उन्होंने बाकी कुछ पूछा हुआ नहीं है, लेकिन मैं उसका सैलरी कैलकुलेट कर रहा हूँ, ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने बेसिक सैलरी को भी ले लिया, डीए को भी ले लिया, सबको ले लिया है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बोनस को भी ले लिया है। दे हैव आस्क्ड जस्ट ओनली फाइंड आउट दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ना यहां से लेकर यहां तक, दे हैव आस्क्ड अस टू कंसीडर ओनली दिस पार्ट। ऊपर का पार्ट उन्होंने पूछा नहीं है एक्चुअली, लेकिन मैं ऊपर का पार्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। चलो उसी बहाने एक बार कैलकुलेशन हो जाएगा करके। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? पहला पार्ट कौन सा है तुम्हारा? इफ मिस्टर रवि इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट है, तो पहले लिख दिया नाम, स्टेटस, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर अपना हमेशा की तरह। बाद में कौन आ गया? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितना है तुम्हारा? 50,000 इंटू 12। बाद में डीए कितना है? 10,000 इंटू 12। नहीं सर, पूरा 10,000 मत ले लो, 10,000 का 60% ले लो, क्योंकि ही इज कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट नॉट कवर्ड। मैं बोलूँगा देख बाबा, मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ? पहले सैलरी कैलकुलेट कर रहा हूँ। सैलरी मतलब इनकम टैक्स का सैलरी। इनकम टैक्स का सैलरी का मतलब क्या होता है? एनीथिंग पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय बॉय, व्हाटएवर नेम कॉल्ड। वो 60% लेने का कि नहीं लेने का, वो सब चीज़ें कब? जब तुम किसी न किसी एग्जाम्शन को कैलकुलेट करते हैं तब सैलरी का मतलब क्या है करके। पहले सैलरी का मतलब फॉर इनकम टैक्स क्या है, बाद में सैलरी का मतलब फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम्शन क्या है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और मैं क्या कैलकुलेट करने को निकला हूँ? ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने को निकला हूँ, मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से सैलरी कैलकुलेट करने को निकला हूँ। इसके लिए इस कैलकुलेशन में तो ले लूंगा डीए, आगे फिर से एग्जाम्शन कैलकुलेट करने के टाइम वर्किंग नोट पे शायद डीए लूंगा नहीं लूंगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, फिर कमीशन कितना मिला? 1 करोड़ 20 लाख का 1%। और अपना हीरो कब रिटायर हो गया है? 15th जून को रिटायर हो गया, मिला क्या? और टर्नओवर इज इन लास्ट 12 months वाज 1 करोड़ 20 लाख। मतलब ये जो टर्नओवर है ना वो कब से कब तक का है? 1 साल का है, 1 full ईयर। और वो ईयर कब खत्म हो रहा है अपना हीरो का? 15 जून को खत्म हो रहा है, ऐसा बोल रहा है। 15 जून 23 को, मतलब चालू कब हुआ रहेगा? 16 जून 22 को चालू हुआ रहेगा। कह रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन अपना प्रीवियस ईयर कब चालू हुआ रहेगा? प्रीवियस ईयर मस्ट हैव स्टार्टेड ऑन 1st April 22।
सॉरी 23, मतलब प्रीवियस ईयर में उस 12 महीने में से सिर्फ कितना पार्ट है, सिर्फ अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून का आधा, मतलब 2.5 मंथ्स ही है। तो करंट ईयर के सैलरी में 1 करोड़ 20 लाख का पूरा करेक्ट तक का लेता हूं सपोज, तो फिर वो 1 करोड़ 20 लाख में से जितना पिछले कितना तुम्हारे 9.5 मंथ्स का रहेगा वो ऑलरेडी लास्ट ईयर में टैक्स हुआ रहेगा ना। कह रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो 9.5 मंथ्स का अगर लास्ट ईयर में ऑलरेडी टैक्स हुआ रहेगा उसको फिर से यहाँ पे टैक्स करना जरूरी नहीं है। मतलब वी शुड नॉट कंसिडर ऑल 12 मंथ्स, वी शुड कंसिडर ये 12 महीने का 1 करोड़ 20 लाख, तो 2.5 महीने का कितना। कह रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ, गॉट द आइडिया। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कंसिडर किया है 1 करोड़ 20 लाख इंटू 1% इंटू 2.5 मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स। समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो आंसर कितना आ गया 25,000। बोनस कितना है, फिर से बार बोनस कैसे बोला था, पर एनम बोला था, पर एनम। बट अपना हीरो साल के एंड में रिटायर हो रहा है कि बीच में रिटायर हो रहा है, बीच में। कब रिटायर हो रहा है, 15 जून को। मतलब मुझे बोलना पड़ेगा साल भर काम करता था तो 25,000 का बोनस, बट 2.5 महीना काम करके रिटायर हो गया तो इन दैट केस हम बोलेंगे इंटू 2.5 अपॉन 12। करते का आकांक्षा, हाँ। ग्रेजुएटी रिसीव्ड कितना है, 15 लाख, उन्होंने खुद ही बोल के रखा है। एग्जामिशन कितना है उसके लिए मैंने बोल के रखा, वर्किंग नोट कैलकुलेट करने वाला हूं तो ये अमाउंट पहले मेरा ब्लैंक है बाबा लोग, बेबी लोग, बाद में आया मेरे पास अमाउंट, ये पहले से पता नहीं था। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। बाद में कौन बचेगा, तुम्हारा ग्रॉस सैलरी। तो अब मुझे चेक करना है कि उसका ये एग्जामिशन कैसे कैलकुलेट किया मैंने। वर्किंग नोट क्या है मेरा, मिस्टर रवि इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, द अमाउंट ऑफ एग्जामिशन अंडर सेक्शन 1010 शैल बी टू द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग। मैंने सब बता के रखा है कि वो कौन है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है एंड कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट है, और उसको ग्रेजुएटी कब मिल रहा है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रहा है, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ पहला पॉइंट कौन है, स्पेसिफाइड अमाउंट 20 लाख वो फिक्स है। तीसरा पॉइंट कौन सा रहेगा, एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव्ड 15 लाख वो भी फिक्स है। बीच का पॉइंट बाकी रहता है सिर्फ, ये कौन है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है लेकिन कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट है, मतलब सैलरी लास्ट ड्रॉन इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और एनी पार्ट ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स इंटू 15/26 करना पड़ेगा। सो मुझे बोलना पड़ेगा यहाँ पे सैलरी लास्ट ड्रॉन में सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी का मतलब है बेसिक एंड डीए, और ये डीए सादा वाला डीए, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कवर्ड के वेदर इट इज कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स और नॉट कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो पूरा पूरा ले लिया 50,000 और 10,000। सर वो कमीशन को नहीं लिया, यहाँ पे कमीशन नहीं लेते इसलिए कमीशन को नहीं लिया हुआ है। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, गॉट द आइडिया। एंड बाद में इंटू 26 ईयर्स एंड 8 मंथ्स, 26 एंड 8 मंथ मतलब 27, क्योंकि और एनी पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ बोला हुआ है। एंड बाद में 15/26 को आंसर कितना आ गया, 9,34,615। अब ये तीन अपने पास रेडी है, 20 लाख, 9,34,000 एंड 15 लाख, विच एवर इज लेस मतलब कितना होगा 9,34,615। इधर बोल कर रखा है टू द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग। कह रहे समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो ऊपर जाके बोलूंगा 9,34,615, अभी यहाँ पे आ गया, पहले ये कैलकुलेट किया फिर बाद में यहाँ पे आ गया। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। और फिर बोलूंगा 15 लाख में से 9,34,000 एग्जाम, बाकी का टैक्सेबल, तो 5,65,000 विल बी टैक्सेबल। तो उसका आउटर कॉलम में कितना आंसर आएगा, 1,25,000 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 5208 प्लस 5,65,000, मतलब 7,45,000 उसका ग्रॉस सैलरी है। 7,25,000 टैक्स भरने का नहीं है, 7,25,000 ग्रॉस सैलरी है। इसमें से अगर वो डिफॉल्ट स्कीम में है तो उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 का, और अगर वो ऑप्शनल स्कीम में है तो उसको 3 डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स। एंटरटेनमेंट अलाउंस उसको नहीं मिलेगा क्योंकि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो उसके हिसाब से देखा जाएगा तो बाद में उसका आंसर चेंज होगा, और फिर जो आंसर आएगा वो ग्रॉस सैलरी का आंसर, सॉरी इनकम फ्रॉम सैलरी का आंसर आएगा। फिर इनकम फ्रॉम सैलरी में हाउस प्रॉपर्टी ऐड करो, पीजीबीपी ऐड करो, कैपिटल गेन ऐड करो, अदर सोर्सेज ऐड करो, फिर टोटलिंग करो, फिर साथ में क्लबिंग वॉबिंग करो, फिर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करो, उसके बाद में चैप्टर 6 का डिडक्शन करो, उसके बाद में तुम्हारा टोटल इनकम आएगा, फिर स्लैब रेट देखो, फिर डिसाइड करो तुम्हारा टैक्स क्या आएगा। तो टैक्स कितना आएगा अभी तो पता नहीं है, हम तो सिर्फ अभी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं तुमको क्या सिखाया था, इनकम टैक्स एक्ट इज फॉर द पर्पज ऑफ टेलिंग यू हाउ टू कैलकुलेट इनकम, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था, इफ इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, इफ इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। उसमें क्या होगा, पहला पॉइंट सेम रहेगा बेसिक, दूसरा सेम रहेगा, तीसरा सेम रहेगा, चौथा सेम रहेगा, पांचवा भी सेम रहेगा। ये एग्जाम्पशन चेंज हो जाएगा, इसके लिए आउटर कॉलम की अमाउंट चेंज हो जाएगी, इसके लिए ग्रॉस सैलरी चेंज हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, इफ इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तीसरा क्वेश्चन, उसमें पहला पॉइंट सेम, दूसरा पॉइंट सेम, तीसरा पॉइंट सेम, चौथा पॉइंट सेम, पांचवा पॉइंट सेम। ये जो पॉइंट एग्जाम्पशन वहां पे बोलना पड़ेगा पूरा 15 लाख एग्जाम, आउटर कॉलम में 0, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटायर ग्रेजुएटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज एग्जाम। तभी 3 बार सॉल्व करने का, पहली बार पहले दिखा दिया है, ये पूरा करो फिर बाद में सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करके दिखाता हूं। चलिए, वी आर ऑन पेज नंबर 22। and we are solving 4th question from study material.
हाँ, कंप्लीट।
complete? Shall I go for the second question? Shall I go ahead प्राजक्ता मैडम? चलो लेट्स स्टार्ट. अब अगला पॉइंट, बाकी सब चीज़ें सेम है. अब रवि को क्या कर दिया हमने, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, तो बेसिक सैलरी वही रहेगी, डीए वही रहेगा, कमीशन वही रहेगा, सब कैलकुलेशन सेम, 2.5 महीना 12 महीने का कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम वहाँ पे. बोनस भी ले लिया, ग्रेजुएटी रिसीव ले लिया 15 लाख. अभी एग्जामेशन का अमाउंट मुझे कैलकुलेट करना है, बाकी सब सेम है. तो यहाँ पे नोट में क्या लिखूंगा, सिंस मिस्टर रवि इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, the amount of exemption under section 1010 shall be to the list of following. Number 1 specified amount कितना 20 लाख. Number 2 calculated amount कितनी रहेगी, एवरेज सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस इनटू 15/30. तो एवरेज सैलरी का मतलब क्या लेकिन यहाँ पे बेसिक प्लस डीए इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड प्लस कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉई इनटू 26 ईयर्स. अभी 8 मंथ्स को भूल गया, क्यों, बिकॉज और एनी पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ बोला हुआ नहीं है. इंटू 15/26 नहीं लिया, 15/30 ले लिया. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. फिर मैंने बोला अभी मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है. सर लेकिन उसने तो इस साल में सिर्फ 2.5 महीने का ही काम किया है. बाबा लोग वो 1 अप्रैल को ज्वाइन होके 15 जून को रिटायर नहीं हुआ है, पिछले 26 साल से काम कर रहा था. तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर के 10 महीने को देखो, ऐसा नहीं बोला हमने. हमने बोला रिटायरमेंट के महीने के पिछले महीने के पहले 10 महीने देखो. समझ में कैसे बोल रहा हूँ. तो आप पिछले 10 महीने ले सकते हो. इसके लिए मैं 50,000 का भी 2.5 महीने से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, 10 महीने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने का मतलब मुझे पिछले 10 महीने के सैलरी का एवरेज निकालना है. इसलिए पिछले 10 महीने का बेसिक, पिछले 10 महीने का डीए, पिछले 10 महीने का कमीशन. क्या रे समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. गॉट द आइडिया. घर के बच्चे समझा करे. यस सर. तो 50,000 इंटू 10 मंथ्स, बाद में 10,000 को 10 मंथ से मल्टीप्लाई करने का मेरा मन कर रहा था. तब मैंने बोला नहीं रुको जरा, पूरा मत लेना, 60% लेना, बिकॉज एंटायर डीए इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, ओनली 60% इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी. सो 10,000 इंटू 60% इंटू 10 मंथ्स. बाद में 1,20,000 पूरा नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वो 12 महीने का है, अपने को 10 महीने का चाहिए. सो 1,20,000 इंटू 1% बाद में इंटू 10/12. ऊपर 2/2.5 बोला है, यहाँ पे 10 है. ऐसा क्यों, कोई बता सकता है क्या. ऊपर का हेडिंग क्या है, फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 24, 2.5 मंथ्स ही है. और ये क्या है, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग दैट मंथ ऑफ रिटायरमेंट है. इसलिए यहाँ पे 10 मंथ्स ले रहा हूँ. समझ में क्या बन रहे थे. ओके, इंटू 10/12. फिर जो आंसर आएगा इसका सबका टोटलिंग करूंगा. तो 50,000 इंटू 10 मंथ मतलब 10 महीने का बेसिक सैलरी, 10 महीने का डीए, 10 महीने का कमीशन का टोटलिंग इज इक्वल टू 10 महीने का टोटल. बट अपने को 10 महीने का टोटल नहीं चाहिए, 10 महीने का एवरेज चाहिए. सो डिवाइडेड बाय 10. तो मुझे क्या मिल गया, एवरेज सैलरी मिल गया. एवरेज सैलरी को 26 से मल्टीप्लाई करूंगा, 26.8 नहीं, 27 नहीं, 26 एंड इंटू क्या 15/30. फिर जो आंसर आ गया वो सेकंड कॉलम में लिख दिया, मतलब अमाउंट कॉलम में लिख दिया. फिर 20 लाख तो था ही, 15 लाख तो था ही, 8,58,000 छोटा वाला है. लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मतलब 8,58,000 ऊपर आ जाएगा, बाद में आउटर कॉलम में 6,42,000 आ जाएगा. करते वर्किंग कैसे कर लेते. सर मुझे ऐसा ना ब्रैकेट वाला लिखने का डर लगता है, मैं एक के नीचे एक लिखूँ क्या, पहले बेसिक फिर उसका अमाउंट, फिर उसके नीचे डीए फिर उसका अमाउंट, चलेगा. मैं क्या, मेरा नंबर ऑफ पेजेस बढ़ना नहीं चाहिए, इसके लिए एक के साइड में एक लिखता हूँ. आपको एक के नीचे लिखने के लिखो, आपने क्या सप्लीमेंट के लिए ऑलरेडी पैसा भरा रहता है. सो देयर इज नो प्रॉब्लम, इंस्टीट्यूट आपको बहुत सारा लिखने के लिए परमिशन देती है. तो इफ यू फाइंड दैट राइटिंग इन ब्रैकेट्स विद ऑल द डिफरेंट थिंग्स इज डिफिकल्ट, देन यू कैन राइट वन बिलो अनदर. पहले बेसिक, ये जो मैंने क्या किया यहाँ पे ना, पहले इक्वेशन लिखा है ना, आप इक्वेशन वर्टिकल लिखो और उसके साइड में उसका वर्किंग लिखो. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो आपको ईजी जाएगा करने के लिए. चलो स्टार्ट. क्योंकि देयर इज नो लॉ के फॉर्मेट ऐसे रहना चाहिए. सो दिस इज नॉट लीगल फॉर्मेट, दिस इज आवर ओन कैलकुलेशन फॉर्मेट.
complete. Shall I scroll down? Complete. कंप्लीट. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा तो क्या, तो इसका वर्किंग नोट का जरूरत नहीं पड़ता है.
एक छोटा नोट लिख दिया भी चलता है कि सिंस इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंटायर अमाउंट इज एग्जाम, वो नोट नीचे लिखोगे भी चलेगा, फिर वहीं पे एग्जामेशन के वहाँ पे लिखोगे तो भी चलेगा, एग्जाम अंडर सेक्शन 1010 सिंस इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंटायर अमाउंट इज एग्जाम, यहीं पे लिखा तो भी चलेगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ, बाकी सब सेम रहेगा, बेसिक डीए कमीशन बोनस ग्रेजुटी एग्जाम वगैरह वगैरह। चलो स्टार्ट फटाफट, थर्ड क्वेश्चन पूरा कर लो, फिर और एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर दूंगा, फिर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद में छोटे पॉइंट को बड़ा करके उसके बारे में प्रॉब्लम करेंगे। तो आज प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी के 2 बड़े बड़े कंसेप्ट पूरे हो जाएंगे। अच्छा चल रहा है आपका पढ़ाई, अच्छा चल रहा है सिलेबस, आई एम वेरी हैप्पी, गुड, कीप इट अप। Shall I go ahead? Shall I go ahead? Great. अगला पॉइंट है पेंशन। ग्रेजुएटी का एग्जाम्शन अपने को किसने सिखाया? 1010 ने सिखाया। पेंशन का एग्जाम्शन कौन सिखाता है? 1010A सिखाता है। आई रिपीट, पेंशन का एग्जाम्शन कौन सिखाता है? 1010A सिखाता है। अभी पेंशन के अंदर 2 अलग अलग चीज़ें हैं, एक है न्यू पेंशन स्कीम और एक है ओल्ड वाला स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम अभी रिसेंटली आया, 2014 के बाद में आया हुआ है, समझने में कैसे, मतलब उसके आसपास आया हुआ है। ओल्ड पेंशन स्कीम पुराना चालू है। तो न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के बाद में जो लोग ज्वाइन हुए हैं, या फिर न्यू पेंशन स्कीम चालू होने के बाद जो लोगों ने न्यू पेंशन स्कीम ज्वाइन किया है, वो लोग अभी तक रिटायर होने के बाकी है। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? तो उनको जब रिटायर हो जाएंगे तब पैसा मिलेगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे करने का बाद में सीखने वाले हम लोग। लेकिन अभी जो लोग रिटायर हो रहे हैं, देयर इज अ ग्रेटर चांस कि उसमें से बहुत सारे लोग न्यू पेंशन स्कीम में नहीं थे। वो जब लोग एम्प्लॉयमेंट में थे तभी पुरानी स्कीम ही चल रही थी, तो फिर उनको अभी पैसा मिलने वाला है, उसका ट्रीटमेंट क्या हो पहले अपने को सीखने का है। वो 1010A बोलता है। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, सो पेंशन एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 1010A, अगर वो रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय रहेगा तो हम पूछेंगे कि यार वो यूनो का एम्प्लॉय है क्या? कल हमने देखा था 10(6) में, उसको सैलरी वैलरी मिलता है तो भी वो एग्जाम्प्ट है, तो उसको पेंशन मिलेगा तो भी वो एग्जाम्प्ट है।
फुल्ली एग्जाम, फुल्ली एग्जाम मतलब टेंशन नहीं है, इसके लिए ग्रीन कलर, जहाँ पे रेड कलर है वहाँ पे टेंशन, फुल्ली टैक्सेबल। कह रहे समझ में कैसे बोलो, जहाँ पे पार्शियल एग्जाम रहेगा वहाँ पे व्हाइट कलर। दूसरा कौन है, रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉई बट द एम्प्लॉई हैज जॉइंड आफ्टर 1/1/2004, 14 नहीं 2004, तो उसको न्यू पेंशन स्कीम लागू है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ, तो उसका ट्रीटमेंट अलग से सीखने का है, वो यहाँ पे नहीं आने वाला है। नेक्स्ट पार्ट, रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉई हु इज नाइदर अ यूनो एम्प्लॉई नॉर हु हैज जॉइंड आफ्टर 1/1/2004 बट ही इज अदर्स, तो उसको 10(10)(a) बैठ सकता है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ, नहीं सर मेरा ना वो एम्प्लॉय जो है ना, वो एम्प्लॉय को खुद को पेंशन नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को पेंशन मिल रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? अभी तो नहीं होता है, मतलब अभी जो लोग ज्वाइन करेंगे उसको नहीं मिलता है, लेकिन जो पुराने लोग हैं, स्पेशली जो पुराने टाइम के गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको ये बहुत सारा चीज़ मिलता है। क्योंकि तभी गवर्नमेंट जॉब में सैलरी कम मिलता था, गवर्नमेंट क्या अलग अलग चीज़ें बोलता था, देखो हमारे पास कैश नहीं है लेकिन हमारे पास बहुत सारा अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, तो आपको हम क्या देंगे, आपको हम रहने को जगह दे देंगे। सो गवर्नमेंट जॉब लगा तो रेलवे का जॉब है, तो क्या मिलेगा, रेलवे का क्वार्टर्स मिल जाएगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। और क्या तुम्हारा यूपीएससी एमपीएससी क्लियर करके जाओगे तो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बन जाओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय मिल जाओगे, तुमको घर मिल जाएगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। तो गवर्नमेंट बोलता था हम लोग काइंड में बेनिफिट दे देंगे, कैश में कम दे देंगे, और उसके अलावा आप अगर रिटायर हो जाओगे तो आपको पेंशन दे देंगे, और आप रिटायर होने के बाद एक्सपायर हो जाओगे ना तो आपके फैमिली मेंबर को भी पेंशन देंगे। मतलब आपको अभी हम कम दे रहे हैं लेकिन बाद में आपका बहुत ख्याल रखेंगे, आपके मरने के बाद आपके फैमिली मेंबर को भी पेंशन मिलेगा, टेंशन मत लो, ऐसा बोल के रखा था। तो फैमिली मेंबर को जो पेंशन मिलता है, हम बोलेंगे किसको मिल रहा है, फैमिली मेंबर किसका, लेकिन यूनो का है क्या, तो फिर वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। आर्म फोर्सेस वाला है क्या 10(19) वाला, तो भी वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। फैमिली मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस अगर उनको पेंशन मिलता है गवर्नमेंट के पास से, तो हम बोलेंगे वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट है। और बाकी लोगों को मिलता रहेगा तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा, इट इज़ नॉट सैलरी। क्यों सैलरी क्यों नहीं है, क्योंकि देने वाला एम्प्लॉयर है, लेने वाला एम्प्लॉई नहीं है, मतलब सैलरी तो नहीं है लेकिन एग्जाम भी नहीं है, इट विल बी कंसिडर्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यूनो का एम्प्लॉय को मिलता रहेगा, यूनो के एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को पेंशन मिलता रहेगा, एग्जाम। आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को पेंशन मिलता रहेगा, एग्जाम। बाकी किसी को भी, किसी भी एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को पेंशन मिलता रहेगा, तो सैलरी नहीं है लेकिन ये रेवेन्यू रिसीट है, ये कैपिटल रिसीट नहीं, क्योंकि पेंशन मतलब पर मंथ मिलता है, तो ये लमसम नहीं है। वो ग्रेचुइटी में मैं याद है क्या, फैमिली मेंबर को मिला तो पूरा छोड़ देते, बोलते कैपिटल रिसीट नॉट एन इनकम। यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट है, मतलब रेवेन्यू रिसीट बाय डिफॉल्ट दे आर टू बी ट्रीटेड एज इनकम, दे आर एग्जेम्प्टेड और दे आर इग्नोर्ड ओनली इफ दे आर स्पेसिफिकली टोल्ड कि इसको छोड़ो। तो फैमिली मेंबर को मिलने वाले पेंशन को छोड़ो ऐसा बोला नहीं है, मतलब उसको पकड़ना तो पड़ेगा लेकिन सैलरी उसको पकड़ नहीं सकता है, तो जिसका कोई नहीं होता है उसका अदर सोर्सेज होता है, इसलिए अदर सोर्सेज उसको पकड़ लेगा। तो अब मैंने क्या बता दिया, रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर्स ऑफ द एम्प्लॉय का बेसिक लॉजिक बता दिया। रह गया कौन, रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय के अंदर का जो अदर्स वाले हैं उनका वर्किंग कैसे करना है। उसके लिए हमने क्या बोला है कि अगर वो अनकम्यूटेड है, अनकम्यूटेड, कोई बोलता है सर वो एक्चुअली अनअक्यूमुलेटेड है बेसिकली, और वो उसका समानार्थी शब्द है, सिनोनिम मैं बोलूंगा नहीं, समानार्थी शब्द नहीं है। अक्यूमुलेशन इज जनरली ऑफ द पास्ट, मतलब इट इज एक्यूरेट। समझना मैं कैसे बोल रहा हूं। अक्यूमुलेशन मतलब क्या है, हम लोग बोलते हैं ना अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, आज तक का जितना डिप्रेशन हो गया सबका टोटलिंग, दैट इज कॉल्ड एज अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं। और जब मैं कम्यूटेशन की बात करता हूं तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड लेट अस टेक द टोटल ऑफ द सेम, बट आई एम एस्टिमेटिंग द फ्यूचर। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूं, आई एम एस्टिमेटिंग द फ्यूचर। और फॉर एग्जाम्पल अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय हैज रिटायर्ड एट द एज ऑफ 56, टेल मी उसको कितने साल तक पेंशन मिलेगा, वी डोंट नो। अगर वो 60 साल में एक्सपायर हो गया तो उसको 4 साल पेंशन मिलेगा, अगर वो 70 में एक्सपायर हो गया तो उसको 14 साल का पेंशन मिलेगा, अगर वो 80 में एक्सपायर हो गया तो उसको 24 साल का पेंशन मिलेगा, अगर वो 106 साल जिया तो उसको 50 साल का पेंशन मिलेगा क्योंकि 56 में रिटायर हो गए। तो काम किया 25 से लेकर 56 और पेंशन लिया 56 से लेकर 106। कैन यू विजुअलाइज। सो जो एम्प्लॉय रहता है रिटायरमेंट के टाइम उसको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, चाहिए तो आप हर महीने में धीरे धीरे पेंशन लेते जाओ, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आपको पेंशन मिल जाएगा। और अगर चाहिए तो आप दूसरी तरीके से कर सकते हो कि हम एस्टिमेट करेंगे कि आप कितना जी सकते हो। ऑब्वियसली वो एक्यूरेट नहीं रहेगा, एस्टिमेट ही रहने वाला है। और फिर इतने दिन तक आप जियोगे तो आपको कितना पेंशन पर मंथ मिलते रहेगा, वो तभी धीरे धीरे मिलने वाले पेंशन के लिए आप लमसम अमाउंट आज ही ले लो, तो बाद में आपको बार बार साइन करने को आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि पेंशन याद रखो आपको लेने का रहेगा तो यू नीड टू गो देयर एंड यू नीड टू
गेट नहीं मैं सर मेरा QR कोड दे दूंगा, मेरा UPI कोड दे दूंगा, आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप मरने के बाद आपको पेंशन नहीं मिलने वाला है। तो इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव दैट आप जिंदा हो। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? वो नहीं मैं गांव में रहता हूँ सर, मेरा बैंक अकाउंट में आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो, NEFT RTGS, बोलेगा ठीक है, लेकिन आपको फिर क्या करना पड़ेगा, हम वो बैंक के मैनेजर के पास पैसा ट्रांसफर करेंगे, दैट बैंक मैनेजर विल कीप इट अंडर होल्ड बिफोर ट्रांसफरिंग इट टू योर अकाउंट। फिर आपको वहाँ पे जाके बैंक मैनेजर के सामने साइन करना पड़ेगा कि मैं हूँ यहाँ पे करके, फिर तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ये सर झमेला वाला चीज़ है, उससे अच्छा ऐसा करो आप अभी से एक कमिटेड अमाउंट ले लो, आपको भी फायदा हो जाएगा, लमसम अमाउंट मिल जाएगी आपको। फिर आपको जो करना है करो, घर बांधना है गाँव में घर बांधो, बच्चों के लिए क्या कुछ इन्वेस्टमेंट करना है इन्वेस्टमेंट करो, खुद के लिए इन्वेस्टमेंट करना है कैसे करना है करो, मतलब आपको झंझट नहीं, मुझे भी झंझट नहीं। दैट इज कॉल्ड एज कम्यूटेड पेंशन, इट इज नॉट अक्यूमुलेटेड। देखो ग्रेचुइटी इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस यू हैव कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और एनी पार्टनर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months into 15/26। पेंशन इज फॉर फ्यूचर। तो ग्रेचुइटी का अक्यूमुलेशन ईजी है समझना, पेंशन का अक्यूमुलेशन इज नॉट समथिंग विच कैन बी डन डायरेक्टली, उसके लिए एक्चुरियल सर्विसेज यूज करना पड़ता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? उसके लिए एक्चुरियल सर्विसेज यूज करना पड़ता है। जिस तरह से LIC कंसिडर करती है कि आपका कितना प्रीमियम रहना चाहिए क्या, वैसे वो वर्किंग होता है। तो कंपनीज टेक द हेल्प ऑफ एक्चुअरीज फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग कि अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है एट द एज ऑफ 56 वगैरह करके, तो उसका कम्यूटेड पेंशन कितना देने का, मेल का कितना, फीमेल का कितना, वगैरह वगैरह करके। और एम्प्लॉय को ऑप्शन रहता है, कम्यूटेड लोगे तो इतना लोगे, अनकम्यूटेड रहेगा तो पर मंथ इतना मिलता रहेगा। अनकम्यूटेड मतलब पर मंथ, धीरे धीरे पीस मिल हर महीने में। कम्यूटेड मतलब कंबाइंड, बट इट इज नॉट कंबाइंड बेस्ड ऑन पास्ट, it is combined based on future estimation, that's why it is not called as accumulated pension, it is called as commuted pension। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो अगर कम्यूटेड लोगे तो अलग ट्रीटमेंट है, अनकम्यूटेड लोगे तो अलग ट्रीटमेंट है। अनकम्यूटेड का क्या ट्रीटमेंट है? अनकम्यूटेड मतलब बुढ़ापे का लाठी नहीं है, पर मंथ में थोड़ा थोड़ा पैसा मिल रहा है। जो आदमी रिटायर हो गया है, सपोज रिटायरमेंट का उसका सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, उसका पेंशन कितना रहने का चांसेस है? उसका पेंशन 10,000 रुपीज़ पर मंथ रहने का चांसेस है। चलो 15,000 पर मंथ रहने का चांसेस है, चलो 20,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ इंटू 12 करोगे तो 2,40,000 होगा। उसमें से उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन कट हो जाएगा, मतलब उसको 1,90,000 बचेगा। 1,90,000 मतलब 2,50,000 के अंदर ही है, टैक्स लगने वाला है ही नहीं उसको वैसे भी। और अगर वो डिफॉल्ट स्कीम में जाएगा तो 3 लाख के अंदर ही है, तो उसको भी टैक्स लगने वाला नहीं है, तो फिर उसको एग्जम्पशन देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वैसे भी टैक्स लगने वाला ही नहीं उसको। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन वो कम्यूटेड लेगा तो सर 56 से लेकर, मुझे शायद लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, शायद मैं 56 के बाद में 76 साल तक जीऊंगा, तो 20 साल का अमाउंट कम्यूटेड एक साथ मिल जाएगा मुझे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? हु विल कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज कैलकुलेट बाय एक्चुअरी। तो 20 साल का लमसम अमाउंट एक साथ मिल जाएगा ना, तो बड़ी अमाउंट रहेगी ना, बड़ी अमाउंट रहेगी मतलब फिर वो 30% के ब्रैकेट में चली जाएगी। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि एक साल का हमने लगभग 2,40,000 पकड़ लिया, तो 20 साल का कितना हो जाएगा? 2,40,000 into 20। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? इट्स अ बिग अमाउंट। ऑब्वियसली 2,40,000 डायरेक्टली नहीं काउंट करेंगे वो, क्योंकि जितना फ्यूचर का पैसा रहेगा उतना आजकल के प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने का तो छोटा अमाउंट होता है वो। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? तो फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी अमाउंट बड़ी रहेगी। तो कम्यूटेड रहेगा तो हम एग्जम्पशन देने को तैयार है, अनकम्यूटेड रहेगा तो छोटा छोटा अमाउंट है, वैसे भी टैक्सेबल होने वाला नहीं है, मतलब टैक्स लायबिलिटी आने वाला नहीं है, तो हम उसको एग्जाम तो नहीं करेंगे, टैक्सेबल होने दो और फिर टोटल में आने दो, बाद में देखेंगे। कम्यूटेड रहेगा तो अगेन फर्स्ट क्वेश्चन, आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय? जैसा ग्रेजुएटी बोलते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाला पूरा ग्रेजुएटी एग्जाम्प्ट है, अगर वो लमसम में मिलता रहेगा तो। वैसे यहाँ पे भी लमसम में मिलता रहेगा तो पूरा एग्जाम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा तो सर अभी यहाँ पे आर यू कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ पेंशन एक्ट, ऐसा कुछ एक्ट ही नहीं है। तो वहाँ पे कैसा था, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट ने कवर किया, नहीं तो नहीं कवर किया, ऐसा 2 अलग अलग पॉइंट था। यहाँ पे ऐसा 2 पॉइंट नहीं, यहाँ पे 2 पॉइंट है, लेकिन पेमेंट ऑफ पेंशन एक्ट नाम के 2 पॉइंट नहीं है। पॉइंट कौन सा है? हैव यू ऑलरेडी रिसीव्ड ग्रेजुएटी और यू हैव नॉट रिसीव्ड ग्रेजुएटी, मतलब तुम ऐसे किसी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हो क्या कि जहां पर से तुमको ग्रेजुएटी भी मिलती है और ऊपर से पेंशन भी मिलता है, या फिर ऐसे किसी एम्प्लॉयर के पास काम करते हो क्या जहां पे ग्रेजुएटी नहीं मिलती लेकिन सिर्फ पेंशन मिलता है? समझने में कैसे बोल रहा हूँ? तो अगर आपको ग्रेजुएटी भी मिली रहेगी तो कितना एग्जाम्पशन रहेगा? अभी 3 लिमिट वाला कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला है, अमाउंट कम्यूटेड अपॉन परसेंटेज कम्यूटेशन इंटू हाफ। ग्रेजुएटी मिली रहेगी तो इंटू 1/3, नहीं मिली रहेगी तो इंटू हाफ। सर इसका मतलब क्या है वो ब्रेक के बाद सिखाऊंगा, अभी फटाफट से चार्ट लिख के ले लो। नहीं चार्ट मत लिखो, रहने दो, 2 बज गए, पहले खाना खा लो, खाना खाने के बाद में 2:30 को हम चालू करेंगे, तब चार्ट लिखेंगे भी और डिस्कस भी करता हूँ उसको, ऐसा फॉर्मूला क्यों बनाया हुआ है। क्लियर? पेंशन का लॉजिक समझा बेसिकली। कम्यूटेड इज डिफरेंट फ्रॉम अक्यूमुलेटेड, अक्यूमुलेटेड इज बेस्ड ऑन पास्ट, कम्यूटेड इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, एंड अनकम्यूटेड मतलब पीस मील, हर महीने में थोड़ा। अनकम्यूटेड इज ऑलवेज टैक्सेबल वेदर यू आर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जैसे उधर था ग्रेजुएटी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट ऑलवेज टैक्सेबल, वैसे यहाँ पे अनकम्यूटेड पेंशन ऑलवेज टैक्सेबल, बट लमसम मिला ग्रेजुएटी तो पूछेंगे गवर्नमेंट है क्या नॉन गवर्नमेंट है।
वैसे यहाँ पे भी गवर्नमेंट के नॉन गवर्नमेंट, वहाँ पे भी गवर्नमेंट फुल्ली एग्जाम, यहाँ पे भी गवर्नमेंट फुल्ली एग्जाम। वहाँ पे नॉन गवर्नमेंट को दो पार्ट, कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी, नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी। यहाँ पे रिसीविंग ग्रेजुटी, नॉट रिसीविंग ग्रेजुटी। वहाँ पे फिर वो दो पार्ट के तीन तीन लिमिट्स, यहाँ पे एक एक ही फॉर्मूला है और फॉर्मूला का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, अमाउंट कम्यूटेड अपन परसेंटेज कम्यूटेशन। सिर्फ मल्टीप्लाई किससे करने का, रिसीविंग ग्रेजुटी रहेगा तो 1/3 से, नॉट रिसीविंग ग्रेजुटी रहेगा तो हाफ से। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? चलो टेक अ ब्रेक, आफ्टर द ब्रेक विल स्टार्ट अगेन। 2:30 को स्टार्ट करते हैं।